अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रियल उर्दू। लिसनर्स, आज मैं आपको मलिक सफ्दरजंग की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुना रही हूँ। तो आइए सुनते हैं। बाज़ दिन ऐसे होते हैं कि कुछ भी करने को नहीं होता। सुबह से शाम तक हाथ पर हाथ रख के बैठे रहो, बकौले शख्स से मक्खियाँ मारते रहो। लेकिन बाज़ दिन ऐसे भी होते हैं कि जिधर निगाह उठाओ काम ही काम दिखाई देता है। गोया एक लम्हे को सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती। वो भी एक ऐसा ही दिन था। वो जाती हुई सर्दियों के दिन थे। माह फरवरी इख्तिताम पर था। मौसम सरमा रुखसत हो रहा था। ताहम रात अब भी गुलाबी जाड़े की याद ताज़ा कर लिया करती थी और सुबह के वक्त भी फिजा में खून की रची बसी रहती थी। ऐसी ही एक सुबह मैं तैयार होकर थाने पहुंचा तो एक सनसनीखेज इत्तला मेरी मुंतजिर थी। मैं अपने कमरे में आकर बैठा ही था कि एक कांस्टेबल ने आकर बताया, मलिक साहब, यूसुफ माची की बेटी ने खुदकुशी कर ली है। कौन यूसुफ माची? मैंने इत्तला देने वाले कांस्टेबल से पूछा। ये बंदा उधर कादराबाद में रहता है। मलिक साहब, कांस्टेबल वजाहत करते हुए बोला, कादराबाद से 2 बंदे इस वाक़े की रिपोर्ट दर्ज कराने आए हैं। वो दोनों बंदे कहाँ हैं? मैंने कांस्टेबल कामरान से इस्तफसार किया। क्या इनमें यूसुफ माची खुद भी शामिल है? नहीं जनाब, यूसुफ माची उनके साथ नहीं आया। वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोले, इन दोनों बंदों का ताल्लुक कादराबाद ही से है। वो इस वक्त बाहर बरामदे में बैठे हुए हैं। मैं जब थोड़ी देर पहले अपने कमरे की तरफ आ रहा था तो मैंने बरामदे में 2 अफराद को बैठे हुए देखा था। वो आपस में खुसर पुसर कर रहे थे और मुझे याद आ रहा था कि उन्होंने मुझे देखते ही सलाम भी किया था। ताहम मैं सर की असबाती जुम्बिश से उनके सलाम का जवाब देते हुए अपने कमरे में आ गया था। कांस्टेबल कामरान यकीनन इन्हीं 2 अफराद का जिक्र कर रहा था। मैंने कामरान से कहा, ठीक है, तुम इन्हें अंदर भेजो। वो ओके सर कहता हुआ कमरे से निकल गया। मौसा कादराबाद मेरे थाने से 2 मील के फासले पर मशरिक में वाक़े एक छोटा सा गांव था जिसकी आबादी 800-900 से 1000 के दरमियान थी। ये लगभग 200 घरों पर मुश्तमिल एक रवायती गांव था। थोड़ी ही देर के बाद कादराबाद से आने वाले दोनों अफराद मेरे सामने हाजिर थे। उन्होंने बड़े अदब से झुककर मुझे सलाम किया और मैंने उन्हें अपने सामने बिठा लिया। इनमें से एक का नाम याकूब था। याकूब पेशे के एतबार से मोची था, जबकि उसके साथ आने वाले शख्स का नाम सलीम सूबेदार मालूम हुआ। ये दोनों बंदे मोज़क कादराबाद ही के रहने वाले थे। सलीम के नाम ने मुझे चौंका दिया था, लिहाजा मैंने इससे पूछ लिया, हाँ भाई सलीम, तुम कहाँ के सूबेदार हो? वो डील डोल में बना बनाया पहलवान नजर आता था। मेरे सवाल पर वो जरा सा झेंपा, फिर उसने जवाब दिया, थानेदार साहब, मैं असली सूबेदार नहीं हूँ जी। फिर तुमने अपने नाम के साथ सूबेदार का दुमछल्ला क्यों लगा रखा है? मैंने कड़े लहजे में पूछा। तुम्हारे नाम को देखकर तो यही लगता है कि तुम पाक फौज के मुलाजिम हो या फिर सूबा सिंध के किसी थाने के इंचार्ज। वाज़ेह रहे कि सूबा सिंध में एसएचओ यानी थानेदार को अमूमन सूबेदार कहा जाता है। लिहाजा नावाकिफ हजरात मेरे इन अल्फाज को मनफी अंदाज में लेने की कोशिश न करें। सलीम सूबेदार ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, वो बात यह है थानेदार साहब कि मुझे बचपन ही से फौज में जाने का शौक था, मगर बदकिस्मती से मेरा ये शौक पूरा नहीं हो सका और मैं पहलवान बन गया। अब इधर सब्जी मंडी में पल्लेदारी करता हूँ जी। और तुमने बचपन के शौक को पूरा करने के लिए अपने नाम के साथ सूबेदार को टांक लिया है? मैंने उसे तेज नज़र से घूरा। क्यों, यही बात है ना? जी सरकार, आप ठीक कह रहे हैं। वो बड़ी फर्माबरदारी से गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं नकली बल्कि शौकिया सूबेदार को छोड़कर असल मौजू की तरफ आ गया। मैंने बारी बारी इन दोनों के चेहरों का जायजा लेने के बाद सवाल किया, ये यूसुफ माची की बेटी का क्या किस्सा है? रज्जो ने पिछली रात खुदकुशी कर ली है थानेदार साहब, याकूब मोची ने बताया। उधर हमारे गांव में तो सबसे बड़ी अफरा तफरी मची हुई है। रज्जो के माँ बाप का सदमे से बुरा हाल है। रज्जो इनकी अकलौती औलाद थी। रज्जो जवान जहान थी जनाब, सलीम सूबेदार ने मेरी मालूमात में इजाफा करते हुए बताया। अभी 1 साल पहले तो उसकी शादी हुई थी। ये एक चौंका देने वाली खबर थी। मैंने टटोलने वाले अंदाज में पूछा, 1 साल पहले शादी हुई थी तो इसका मतलब है कि इसने अपनी ससुराल में यानी अपने घर में खुदकुशी की है? नहीं जनाब, याकूब ने नफी में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। अपनी ससुराल में तो वो ज्यादा से ज्यादा 1 महीना रही होगी। क्या मतलब? मैंने पूछा। थानेदार साहब, शादी के 1 माह बाद ही वो अपने खामिद से लड़ झगड़ कर वापस आ गई थी, सलीम सूबेदार ने बताया। अब तो वो अपने माँ बाप के पास ही रह रही थी। ओह,
मैंने अफसोसनाक अंदाज में गर्दन हिलाई और पूछा, क्या रज्जू के शौहर ने उसे तलाक दे दी थी? नहीं जनाब, अभी तक तो दोनों जानिब से झगड़ा ही चल रहा था, याकूब ने मेरे सवाल के जवाब में बताया। तलाक की जानिब मामला बढ़ ही रहा था कि यहाँ तक बोलने के बाद याकूब मोची खामोश हो गया। उसके चेहरे और आंखों से झलकती उदासी ने पलक झपकते में मुझे बता दिया कि वो रज्जू की मौत का जिक्र करते हुए जज्बाती हो गया था, लिहाजा ये जुमला मुकम्मल नहीं कर सका था। रज्जू ने किस तरीके से अपनी जान ली है? मैंने बारी बारी इन दोनों की तरफ देखते हुए पूछा। मेरा मतलब है कि उसने कलाई की नस काट ली है, या जहर खाकर अपनी जान दी है, और या फिर गले में फंदा डालकर खुद को खत्म कर लिया है, या नहर में छलांग लगाई है, या रेलवे लाइन पर कट के मरी है। गांव देहात में औरतें अपनी जान से खेलने के लिए उमूमन यही 5 तरीके इख्तियार करती थीं, यानी इन्हीं में से कोई एक तरीका इख्तियार करके जिंदगी की कैद से आज़ाद हो जाया करती थीं। जी हाँ बिल्कुल, सलीम सूबेदार ने सरसराती हुई आवाज़ में बताया। रज्जू ने छत से लटक कर अपनी जान दी है थानेदार साहब, मैंने खुद अपनी आंखों से उसकी झूलती हुई लाश देखी है। ठीक है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, तुम लोग जाकर बाहर बरामदे में बैठो, मैं अभी तुम्हारे साथ कादराबाद चलता हूँ। वो खामोशी से उठे और कमरे से बाहर निकल गए। जैसा कि मैंने पहले बताया है, कादराबाद नामी वो गांव मेरे थाने से मशरिक में 2 मील के फासले पर आबाद था। मैंने हवलदार खादिम हुसैन को अपने साथ लिया और एक टांगे में बैठकर जाए बकुआ की सिमत रवाना हो गया। याकूब मोची और सलीम सूबेदार अपनी अपनी साइकिल पर बैठ कर आए थे। वो अपनी साइकिलों पर सवार हमारे टांगे के पीछे पीछे चलने लगे। मेरा थाना एक नीम पुख्ता सड़क के किनारे वाक़ था और इस सड़क के मतवाजी रेलवे लाइन भी रवां दवां थी। ताहम इन दोनों रास्तों के बीच लगभग 4 मील का फासला हायल था और कादराबाद इसी फासले के दरमियान थाने से 2 मील की दूरी पर आबाद एक छोटा सा गांव था। हम जल्दी कादराबाद पहुंच गए। फिर यूसुफ माची के घर तक रसाई हासिल करने में हमें किसी दिक्कत का सामना नहीं हुआ। वो 2 कमरों पर मुश्तमिल एक छोटा सा मकान था जिसका रकबा 5 मरले यानी तकरीबन 120 गज रहा होगा। ये दोनों कमरे पहलू ब पहलू बने हुए थे, ताहम इनमें से एक का साइज दूसरे से मुख्तलिफ था, यानी चौड़ाई में दोनों कमरे बराबर और लंबाई में एक कदरे ज़्यादा था। कमरों के सामने एक मुनासिब सा सहन और फिर बैरूनी दरवाज़ा था। ये था यूसुफ माची का कुल घर। रजिया और रज्जू की लाश छोटे कमरे की छत से लटकी हुई थी। इसी लटकाव के बायस जिस्म के वजन ने इसकी गर्दन की लंबाई में गैर मामूली इजाफा कर दिया था। पहली ही नज़र में मुझे यकीन हो गया कि वो जिंदगी की कैद से आज़ाद हो चुकी है। छत के जिस मकाम पर रज्जू की लाश झूल रही थी उसके ऐन नीचे एक चौबी स्टूल उल्टा पड़ा था। अगलब इम्कान इसी बात का था कि उसने मज़कूरा 24 स्टूल पर खड़े होकर फांसी का फंदा अपनी गर्दन में डाला होगा और पाँव की ठोकर से स्टूल उलट दिया होगा। इसके बाद जो होना था उसकी तफसील बयान करने का कोई फ़ायदा नहीं। नतीजा रज्जू की अलमनाक मौत की सूरत में बरामद हुआ था। मैंने हवलदार खादिम हुसैन और यूसुफ माची की मदद से रज्जू की लाश को नीचे उतारकर बिस्तर पर डाल दिया। इस कमरे में एक चारपाई पर गर्म बिस्तर बिछा हुआ था और दीगर अशिया की सेटिंग से भी यही अंदाज़ा होता था कि वहाँ किसी एक शख्स ने रिहाइश इख्तियार कर रखी थी। लाश के मुआयने के बाद मैंने उसे पोस्टमार्टम के लिए ज़िला अस्पताल भिजवा दिया और जाए वक़ुआ का जायज़ा लेने लगा। वो 12 बाय 12 फीट का एक आम सा कमरा था जिसमें निहायत ही मुख्तसर सामान मौजूद था। यूसुफ माची और उसकी बीवी नसीरा और चीरा माछन की ज़बानी मुझे मालूम हुआ कि वो कमरा रज्जू के इस्तेमाल में था। मैंने जाए वक़ुआ की कार्रवाई निपटाई और मुतवफ़ी के वालिदैन के साथ दूसरे कमरे में आ गया। इस कमरे की पैमाइश 12 सरब 15 फीट रही होगी। यूसुफ और नसीरा की हालत खासी ख़राब हो रही थी, लेकिन जाहिर है पूछगछ भी ज़रूरी थी। मैंने दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए ठहरे हुए लहजे में कहा, मुझे आपकी बेटी की मौत का शदीद सदमा है और मैं तुम लोगों के दुख में बराबर का शरीक हूँ। थानेदार साहब, मैंने भी कैसी किस्मत पाई है, यूसुफ माची गुलूगीर आवाज़ में बोला। अल्लाह ने सिर्फ एक औलाद दी और उसका नसीब भी ऐसा कि शादी की तो वो उसे रास नहीं आई। 1 साल से घर में बैठी हुई थी और अब तो वो जान ही से चली गई। मैं एक बार फिर बे औलाद हो गया। रज्जू हमारी शादी के 5 साल बाद पैदा हुई थी। हम तो जीते जी मर गए जी। जीरा माछन आंसू बहाते हुए बोली, पता नहीं किस बदबख्त की नज़र मेरी रज्जू को खा गई है।
मैं आप लोगों की बेटी को तो वापस नहीं ला सकता, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, लेकिन इसकी मौत के सबब तक पहुंचना मेरे फराइज का हिस्सा है। लिहाजा इस सिलसिले में मुझे आप ही से सबसे पहले पूछ परतीत करना होगी। मौत का सबब? यूसुफ माची ने उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखा और बोला, जनाब, सबब तो साफ नज़र आ रहा है कि रज्जो ने अपने गले में फांसी का फंदा डालकर जान दी है। ये सबब नहीं बल्कि तरीक़ाकार है, मैंने वजाहत करते हुए कहा। छत के शहतीर के साथ फांसी का फंदा बांधना, स्टूल पर खड़े होकर इस फंदे को अपनी गर्दन में फिट करना, स्टूल को पाँव की ठोकर से गिराना और फंदे से झूलकर खुद को ख़त्म कर डालना, ये सब जान लेने के तरीक़ाकार में शुमार होते हैं। जबकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो इस तकलीफ दे अमल से गुजरने पर मजबूर क्यों हुई। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके बारी बारी ने गहरी नज़र से देखा। वो मतोहिश अंदाज में मुझे ही तक रहे थे। मैंने इजाफा करते हुए कहा, मैं जो कुछ जानना चाहता हूँ इस हकीकत तक तुम लोग मुझे पहुँचाओगे, तुम दोनों। हम? जीरा माछन घबरा कर बोली, हमें क्या पता जी, रज्जो ने ये खतरनाक कदम क्यों उठाया है। अगर हमें पता होता तो वो ऐसा कुछ करने वाली है तो हम भला उसे ऐसा करने देते। हम कुछ नहीं जानते थानेदार साहब, यूसुफ माची मिन्नत रेज लहजे में बोला। हमें रज्जो के इस प्रोग्राम के बारे में कुछ पता नहीं था। आप लोग मेरी बात को समझ नहीं रहे हो, मैंने बारी बारी इन दोनों की तरफ देखते हुए नरमी से कहा। कोई भी इंसान बाकायदा ऐलान करके खुदकुशी नहीं करता। ये किसी भी तंग आमद बजंग आमद इंसान का इंतहाई खुफिया प्रोग्राम होता है। फिर हम आपको क्या बताएं जी, यूसुफ माची शिकस्त खुर्दा नज़र से मुझे देखते हुए बोला। मैं इन दोनों की दिली और जहनी कैफियत को अच्छी तरह समझ रहा था। इनकी जवान जहान बेटी मौत के मुंह में चली गई थी, इस जरा से इनकी अजियत बढ़ रही थी, लेकिन मैं भी अपने पेशा वराना फराइज से मजबूर था। एक इंसान ने छत से लटक कर अपनी जान दे दी थी। इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया जा चुका था और जिन हालात ने इस बदनसीब को अपनी जान लेने पर मजबूर किया था, जब तक वो मेरे इल्म में ना आते मैं अपनी तफ्तीश को किसी भी सिमत में आगे नहीं बढ़ा सकता था। मैंने कदरे नरमी का अंदाज इख्तियार करते हुए ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में सवालात का आगाज़ किया। तुम लोगों को कब पता चला कि रज्जो ने खुदकुशी कर ली है। आज सुबह जी, जीरा ने बताया। रज्जो सुबह जल्दी उठ जाती थी, यूसुफ माची वजाहत करते हुए बोला। यही कोई 5:30 बजे या 6 बजे तक, लेकिन आज जब वक्त 6 से भी आगे चला गया तो हमें तशवीश हुई कि वो अभी तक जागी क्यों नहीं। मैंने जीरा से कहा कि रज्जो को उठा दे, सुबह का नाश्ता रज्जो ही बनाती थी। मैं नाश्ता करने के फ़ौरन बाद अपनी दुकान पर चला जाता था। फिर उसने तफसीलन बताया कि कादराबाद के मेन बाज़ार में उसकी किराने की दुकान थी, जहां वो सुबह से शाम तक बैठता था। उसकी दुकान दर हकीकत एक छोटा सा जनरल स्टोर थी। वो दिन भर अपनी दुकान पर मसरूफ़ रहता और उसकी बीवी और बेटी तंदूर का काम संभालती थीं। इनके घर के बाहर ही गली में एक तंदूर और एक भट्टी भी लगी हुई थी। जीरा माचन इस तंदूर में गांव वालों के लिए रोटियां लगाया करती थी और भाड़ में दाने, चावल, चने और दीगर अजनास भुना करती थी। इस काम में रज्जो उसकी भरपूर मदद किया करती थी और यही रज्जो अब किसी और दुनिया की बासी हो चुकी थी। फिर क्या हुआ, मैंने एक के बाद दीगरे इनकी आंखों में देखते हुए पूछा। जीरा, जब तुम रज्जो को उठाने गई तो तुमने उसके कमरे में क्या मंजर देखा था। थानेदार जी, वो रुहासी हो गई। रज्जो रोज़ाना कमरे का दरवाज़ा तो बंद कर लेती थी मगर कभी अंदर से कुंडी नहीं लगाती थी। मगर आज सुबह एक अजीब बात हुई। जब मैंने रज्जो को जगाने के लिए आवाज़ें दी और उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो मैंने उसे झंझोड़ कर जगाने का फैसला किया और इसी वक्त पता चला कि दरवाजे के अंदर से कुंडी चढ़ी हुई है। ओह! मैंने एक गहरी सांस खारिज की। जनाब, जब जीरा ने मुझे बताया कि रज्जो ने दरवाजे को कुंडी लगा रखी है तो मैं भी परेशान हो गया। यूसुफ माची भराई हुई आवाज़ में बात को आगे बढ़ाते हुए बोला। हम दोनों ने कई बार दरवाजे को खटखटाया और रज्जो को आवाज़ें दी मगर बेसूद। अंदर से कोई आवाज़ नहीं उभरी। मजबूरन दरवाज़ा तोड़कर हमें अंदर दाखिल होना पड़ा। रात को रज्जो कितने बजे सोने के लिए अपने कमरे में गई थी, मैंने पूछा। लगभग 7 बजे हमने एक साथ बावर्ची खाने में बैठकर खाना खाया था, जीरा ने बताया। इसके बाद यूसुफ अंदर कमरे में चला गया था। मैंने बर्तन समेटे और हम दोनों माँ बेटी ने मिलकर बर्तन धोए और बावर्ची खाने से बाहर आ गईं। रज्जो अपने कमरे में चली गई थी और मैं बैरूनी दरवाजे को अच्छी तरह बंद करने के बाद यूसुफ के पास आ गई थी।
वो एक गहरी सांस लेकर बोली और फिर इजाफा करते हुए उसने कहा, बस जी, हमने रज्जो को उसी वक्त आखिरी बार जिंदा देखा था। इसके बाद तो आज सुबह उसकी झूलती हुई लाश से ही मुलाकात हुई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि रज्जो लगभग 8 बजे अपने कमरे में गई होगी। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। फिर पूछा, क्या खाना खाने के दौरान में कोई ऐसी बात हुई थी जो रज्जो को बहुत बुरी लगी हो, उसे दुख पहुंचा हो? कोई नहीं जी, जीरा ने उकताहट आमेज अंदाज में बताया। वही सब दिन रात की एक जैसी बातें, कुछ भी नया नहीं हुआ था। देखें जी थानेदार साहब, यूसुफ माची भीगी हुई आवाज में बोला, रज्जो हमारी अकलौती औलाद थी जो मन्नतों मुरादों के बाद 5 साल के अरसे में पैदा हुई थी, और हम उसे दुख पहुंचाने वाली कोई बात कैसे कर सकते हैं? क्या उसकी जिंदगी में पहले कुछ कम दुख थे जो हम इसमें इजाफा करने की कोशिश करते? जीरा और उसके शौहर यूसुफ माची का कहा अपनी जगह 100% दुरुस्त था, लेकिन मैं ये बात मानने को हरगिज तैयार नहीं था कि किसी इंसान की जिंदगी में कोई परेशानी ना हो और वो बैठे बिठाए शौकिया खुदकुशी कर बैठे। रजिया और रज्जो ने जिस अंदाज में अपनी जान दी थी, इससे देखने वालों को बखूबी अंदाजा होता था कि वो अपने सीने में गमों का कितना बड़ा तूफान छुपाए बैठी थी। ये बात मेरे इल्म में आ चुकी थी कि रज्जो की 1 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन वो ससुराल में सिर्फ 1 माह रही थी और उसके बाद मैके आ गई थी। जो लोग रज्जो की मौत की इत्तला देने थाने आए थे, उनके मुताबिक रज्जो को अभी तक तलाक नहीं हुई थी, बल्कि दोनों खानदान बहुत सारे इख्तलाफी मौज़ूआत लिए एक दूसरे को चित करने की कोशिश कर रहे थे। जिस लड़की की शादी को सिर्फ 1 साल हुआ हो और वह शादी के 1 माह बाद ही मैके आ गई हो, उसके दिल का हाल जानने के लिए इंसान का आलिम फाजिल या साइंसदान होना जरूरी नहीं। मैंने इसी नाजुक पहलू को छेड़ने की कोशिश की थी। यूसुफ, मैंने मुतवफ़्फ़ी रज्जो के बाप को मुखातिब करते हुए पूछा, मुझे पता चला है कि 1 साल पहले तुमने रज्जो की शादी कर दी थी। आपने बिल्कुल ठीक सुना है जनाब, बस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, लेकिन अपनी अपनी किस्मत की बात है जनाब। वो इतना बताकर अचानक खामोश हो गया तो मैंने सब कुछ जानते बूझते हुए भी पूछ लिया, क्या हुआ यूसुफ? तुम बोलते बोलते रुक क्यों गए? किसकी किस्मत की बात कर रहे हो तुम? रज्जो की जी, वो गुलूगीर आवाज में बोला। वो सिर्फ 1 माह अपने खाविंद के घर में रही और इसके बाद से इधर ही पड़ी हुई थी, और अब तो वो एक बार फिर बात अधूरी छोड़कर खामोश हो गया। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, इसकी वापसी की वजह कोई नहीं जी, यूसुफ के बजाय उसकी बीवी जीरा ने बेजारी से बताया। रज्जो की सास बहुत तेज औरत है, मैं तो पहले ही वहां रज्जो की शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं मानी और मेरी बच्ची को जहन्नम में फेंक दिया। बात के इख्तिताम पर जीरा ने अपनी शिकायती नज़र से शौहर की तरफ देखा। मैं सारी कहानी फौरन समझ गया। यकीनन रज्जो की शादी यूसुफ के ईमा पर हुई थी, तभी वो अपने घर वाले को आंखें दिखाकर इस शादी की नाकामी का जिम्मेदार करार दे रही थी। ऐसा उम्मन होता है, अगर बाप अपने रिश्तेदारों में औलाद की शादी करते या माँ अपने खानदान में अपने बच्चों की शादी करते और बदकिस्मती से वो शादी चल ना सके तो उसका सारा इल्ज़ाम इसी शख्स पर आ जाता है जिसकी मर्जी से वो शादी हुई होती है। अगर लड़के की माँ बहुत तेज है तो ये बात तो आप लोगों को पहले से पता होगी ना? मैंने यूसुफ की आंखों में देखते हुए कहा, क्या वो लोग तुम्हारे रिश्तेदार हैं? अल्लाह ना करे जी, वो लोग हमारे रिश्तेदार हों। जीरा हाथ नचाते हुए बोली, वो लोग तो खानदानी कुमार हैं जनाब। रुककर उसने अपने खामिद की तरफ देखा और खड़े होते हुए बोली, यूसुफ, तुम बताओ थानेदार को सारी बात। मैं औरतों के पास जा रही हूँ, रज्जो तो जवान जहान चली गई, अब इसके अफसोस के लिए आने वालों को भी तो देखना है ना। बात खत्म करते ही वो कमरे से निकल गई। जीरा ने रज्जो की ससुराल वालों के लिए कुमार खानदान के अल्फाज इस तरह इस्तेमाल किए थे जैसे कि खुद वो आला नस्ब रखती हो। बहरहाल मैं इसके तबसरे को नज़रअंदाज करके यूसुफ की जानिब मुतवज्जा हो गया। तो रज्जो की ससुराल वाले तुम्हारे रिश्तेदार नहीं हैं? मैंने पूछा। वो कुमार हैं और हम माछी, वो बड़ी सादगी से बोला। रिश्तेदारी तो शादी के जरिए ही हुई थी थानेदार साहब, जो 1 माह से ज़्यादा नहीं चल सकी। वैसे हनीफ के बाप से मेरी अच्छी खासी दोस्ती थी और इस रिश्ते की वजह से इस दोस्ती में भी दरार आ गई है। यह हनीफ कौन है? मैं पूछे बिना न रह सका। मैं रज्जो के घर वाले की बात कर रहा हूँ जी, वो वजाहत करते हुए बोला। बहुत ही बीबा बच्चा है जनाब। मैंने हनीफ और उसके बाप दीन मोहम्मद के मुंह के पीछे रज्जो की शादी इस घर में कर दी थी, लेकिन हनीफ की माँ ने मेरी बच्ची को 1 माह भी वहाँ नहीं टिकने दिया।
مطلب یہ کہ آپ لوگوں کی واقعی ان لوگوں سے رشتہ داری نہیں ہے؟ میں نے اتمام حجت کے طور پر پوچھ لیا۔ جی بالکل نہیں، وہ قطعی لہجے میں بولا۔ دین محمد سے میری اچھی خاصی دوستی تھی، مگر آج کل اس سے بھی ناراضگی چل رہی ہے، اور وجہ یہی رجو کی شادی تھی، اور اب تو رجو ہی نہیں رہی۔ وہ ایک افسردہ سی سانس خارج کر کے خاموش ہو گیا۔ رجو کی بے جوڑ شادی نے اس کے والدین کو گہرے رنج و الم میں ڈال دیا تھا، اور اب جو اس نے خودکشی کر کے اپنی جان لی تھی، تو اس کے بعد تو گویا بوڑھے یوسف اور جیرا کی کمر ہی ٹوٹ گئی تھی۔ میرے لیے یہ جاننا بے حد ضروری تھا کہ رجو اپنی سسرال میں کیوں بس نہیں سکی تھی۔ اگر اس کی شادی کی ناکامی کا راز پتہ چل جاتا تو میں خودکشی والے معاملے کو بھی بڑی آسانی سے حل کر سکتا تھا۔ ان دونوں معاملات میں کوئی نہ کوئی لنک ضرور پایا جاتا تھا۔ یوسف، تم نے بتایا ہے، اور اس سے پہلے تمہاری بیوی جیرا بھی کہہ چکی ہے، کہ رجو کی ساس بہت ہی تیز قسم کی عورت ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کی تیزی اور طراری کی نوعیت کیا ہے، جو اس نے تمہاری بیٹی کو ایک ماہ بھی اپنے پاس ٹکنے نہیں دیا۔ ایک تو وہاں بی بی زبان کی بہت تیز ہے، وہ رجو کی ساس کے بارے میں بتانے لگا۔ غصہ تو اس کی ناک پر رکھا رہتا ہے۔ پھر اس کی 7 بیٹیاں بھی ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، ان میں سے کوئی بھی اپنی ماں سے کم نہیں ہے۔ اوہ، 7 بیٹیاں؟ میں نے سانس خارج کرتے ہوئے کہا، تو حنیف کی 7 بہنیں ہیں، اور اس کے بھائی کتنے ہیں؟ بھائیوں میں وہ اکلوتا ہی ہے، اس نے جواب دیا، لیکن اس کی 7 بہنیں 70 بھائیوں کے برابر ہیں۔ اس سے بڑی اور 4 چھوٹی ہیں، لیکن ابھی شادی کسی کی بھی نہیں ہوئی۔ اوہ، یہ تو اور بھی خطرناک بات ہے، بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ جس گھر میں جوان بہنیں کنواری بیٹھی رہیں اور ان سے چھوٹے بھائی کی شادی ہو جائے، وہاں اس گھر کی بہو کے لیے اس قسم کے مسائل پیدا ہو ہی جاتے ہیں۔ اگر چھوٹے موٹے مسائل ہوتے تو میری رجو گھبرانے والی نہیں تھی تھانے دار صاحب، وہ ٹوٹی ہوئی آواز میں بولا۔ کام کاج اور خدمت گزاری میں وہ کسی سے کم نہیں، لیکن وہاں کا تو بابا آدم ہی نرالا ہے، جس کی جتنی بھی دیکھ بھال کر لو، وہ کتے کی دم کی طرح ٹیڑھا ہی ہے۔ ایک دن تو انہوں نے حد ہی کر دی تھانے دار صاحب، ان لوگوں نے ایک گہری سازش کے تحت رجو کو جلانے کی کوشش کی تھی، یوسف نے بتایا۔ وہ تو رجو کی قسمت اچھی تھی کہ اس کی آنکھ کھل گئی، ورنہ بستر کے ساتھ ہی وہ جل کر راکھ ہو جاتی۔ اوہ، یہ تو واقعی افسوسناک بلکہ قابل دخل اندازی پولیس واقعہ ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ یہ لوگ تو مجھے جرائم پیشہ لگتے ہیں، جناب، اسی لیے تو ہم نے اس واقعے کے بعد رجو کو وہاں نہیں بھیجا تھا، وہ دکھی لہجے میں بولا۔ ہم اپنے جگر کے ٹکڑے کو کس طرح جہنم میں پھینک دیتے۔ اس کے بعد وہ رجو کو جلانے کی کوشش والے واقعے کی تفصیل بتانے لگا۔ پچھلی سردیوں میں لگ بھگ 1 سال پہلے، یعنی شادی کے 1 ماہ بعد، ایک رات رجو کی نندوں نے سوتے میں اس کے بستر کو آگ لگا دی تھی۔ آگ کی تپش اور دھوئیں کی گھٹن کے باعث رجو کی آنکھ کھل گئی اور وہ ہڑبڑا کر بستر سے باہر نکل آئی۔ اگر 5-10 منٹ تک وہ اور سوتی رہ جاتی تو پھر اس کی آنکھ اگلے جہان میں پہنچنے کے بعد ہی کھلنا تھی۔ اس واقعے نے رجو کے اعصاب پر بہت گہرا اثر ڈالا تھا، اور ہر وقت اسے اپنی سلامتی کا دھڑکا لگا رہنے لگا تھا۔ اس نے یہ واقعہ جب اپنے والدین کو سنایا تو یوسف کی شفقت پدری اور جیرا کی مامتا نے زور مارا، اور انہوں نے رجو کو اپنے پاس روک لیا تھا۔ وہ یہ تفصیل ختم کر چکا تو میں نے پوچھا، اس خطرناک اور سنگین صورتحال میں رجو کے شوہر حنیف کا کیا رویہ رہا؟ وہ اپنی بیوی کی حمایت میں کچھ بولا کہ نہیں؟ اگر اس لڑکے میں اتنی ہمت اور جرأت ہوتی تو پھر دکھ کس بات کا تھا تھانے دار صاحب، وہ زخمی لہجے میں بولا۔ وہ اپنی ماں کا مرید ہے اور چھوٹی بڑی 7 بہنوں کا منا، یہ سب لوگ اسے اپنے اشاروں پر نچاتی ہیں۔ اس گھر میں صرف ایک دین محمد ہی معقول آدمی ہے، جس کی وجہ سے میں نے رجو کا رشتہ وہاں کر دیا تھا۔ کیا اس دوران میں اس کی سسرال والوں میں سے کسی نے اسے آ کر لے جانے کی کوشش نہیں کی؟ وہاب بی بی اور اس کی 7 خبیث بیٹیوں نے تو شکر کیا تھا کہ رجو ان کی نظروں سے دور ہو گئی، یوسف ماچھی نے بتایا۔ البتہ دین محمد نے 2-3 مرتبہ اس بگڑی کو بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن ہم نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے اس کے سامنے یہ مطالبہ رکھا تھا کہ پہلے اس مسئلے کو حل کرے، جس کی وجہ سے رجو کو اس گھر سے باہر قدم نکالنا پڑا۔ جب تک وہ اپنی بیوی اور بیٹیوں کی اصلاح نہیں کرتا اور انہیں بندے دی بچیاں نہیں بناتا، ہم رجو کو نہیں بھیجیں گے۔ تو کیا دین محمد نے آپ کا مطالبہ مان لیا تھا؟ نہیں جی،
اگر ایسا ہو جاتا تو رجو اس وقت اپنے شوہر کے ساتھ راضی خوشی زندگی گزار رہی ہوتی۔ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، یہی وجہ ہے کہ ہم نے رجو کو دوبارہ اس جہنم میں جھونکنے کی غلطی نہیں کی۔ کیا دین محمد کمار بھی ادھر قادرآباد ہی میں رہتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جی، وہ لوگ ریلوے لائن کے اس پار دوسرے محلے میں رہتے ہیں، اس نے جواب دیا۔ ان کی رہائش فیض پورہ میں ہے۔ موضع قادرآباد، جیسا کہ میں نے شروع میں بھی ذکر کیا ہے، نیم پختہ سڑک اور ریلوے لائن کے درمیان میرے تھانے سے لگ بھگ 2 میل کے فاصلے پر واقع تھا، اور فیض پورہ ریلوے لائن کی دوسری جانب یہ ریلوے کا مین ٹریک تھا جو نیم پختہ سڑک کے متوازی شمالاً جنوباً رواں دواں تھا۔ اسی نیم پختہ سڑک کے کنارے میرا تھانہ واقع تھا۔ یوسف، تمہاری باتوں سے تو میں یہی سمجھ پایا ہوں کہ رجو اور حنیف میں میاں بیوی کا رشتہ ابھی تک برقرار تھا، میں نے کہا۔ یعنی نوبت طلاق تک نہیں پہنچی تھی، وہ دونوں علیحدگی کی زندگی گزار رہے تھے۔ جی ہاں، یہی حقیقت ہے، وہ سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ واقعی قانون اور شریعت کی روح سے وہ دونوں میاں بیوی ہی تھے۔ نہ تو ابھی تک حنیف نے رجو کو طلاق دی تھی اور نہ ہی ہماری جانب سے ایسا کوئی مطالبہ کیا گیا تھا۔ جب وہ دونوں رجو کی موت تک میاں بیوی تھے تو پھر اس عظیم سانحے پر حنیف کی طرف سے کیا رد عمل آیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ تو ممکن نہیں کہ فیض پورہ والوں کو ابھی اس واقعے کی خبر نہ ہوئی ہو۔ رجو کی موت کی خبر تو آلے دوآلے کے ہر گاؤں تک پہنچ چکی ہے تھانے دار صاحب، اس نے دکھی لہجے میں کہا، لیکن ابھی تک حنیف یا اس کے گھر والوں میں سے کوئی ادھر نہیں آیا۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ یہ ایسا موقع تھا کہ کم از کم حنیف کو تو یوسف کے گھر آنا چاہیے تھا۔ دونوں خاندانوں کا لڑائی جھگڑا اور اختلافات اپنی جگہ، مگر اپنی آخری سانس تک رجو حنیف کی بیوی تھی۔ آخر اس کا اخلاقی فرض بنتا تھا کہ وہ پہلی فرصت میں یہاں پہنچتا، پھر قادرآباد فیض پورہ سے کوئی کوسوں میل کے فاصلے پر بھی واقع نہیں تھا جو وہاں اس واقعے کی اطلاع پہنچنے میں یا وہاں سے کسی کو یہاں آنے میں مہینے لگ جاتے۔ دونوں موضوعات کے درمیان ایک ریلوے لائن ہی تو تھی۔ میں 10-15 منٹ تک مزید یوسف ماچی کے پاس بیٹھا رہا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ جس حد تک ممکن تھا میں نے اس کی دلجوئی بھی کی۔ جب میں اس کے گھر سے باہر نکلا تو اس نے منت ریز لہجے میں پوچھا، تھانے دار صاحب، رجو کی لاش کب تک ہمیں مل جائے گی؟ میں نے آج یہاں پہنچتے ہی موقع کی ضروری کارروائی کے بعد رجو کی لاش کو حوالدار خاتم حسین کی نگرانی میں پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوا دیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کل کسی وقت ہی حاصل ہو سکتی تھی اور لاش کا امکان پرسوں تک تھا، لہٰذا انہی حقائق کی روشنی میں نے یوسف ماچی کے سوال کا جواب دے دیا۔ یوسف، تم اپنے ذہن میں پرسوں دوپہر رکھو، یہ بھی ممکن ہے کہ پرسوں صبح ہی رجو کی لاش اسپتال سے واپس آ جائے۔ ٹھیک ہے جی، وہ بڑی فرمانبرداری سے بولا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور یوسف ماچی کے گھر سے نکل آیا۔ تھانے واپسی سے پہلے میں نے قادرآباد میں گھوم پھر کر رجو کے حوالے سے مختلف لوگوں سے سنگن لینے کی کوشش کی تاکہ کوئی بھی یا کام کی بات معلوم ہو سکے، لیکن آدھے گھنٹے کی پوچھ تاچھ کے باوجود بھی کوئی مثبت نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ میں ٹانگے میں بیٹھا اور تھانے آ گیا۔ اب میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے تک اندھیرے میں تھا۔ یہ رپورٹ ہی اس کی موت کے راز کا پردہ چاک کر سکتی تھی۔ کوئی بھی شخص خواہ بیٹھے بٹھائے اپنی جان کا دشمن نہیں ہو جاتا۔ خودکشی کرنے والے شخص کے سامنے اپنی جان لینے کا بڑا مضبوط جواز ہوتا ہے، وہ جواز دنیا والوں کے لیے کتنا ہی احمقانہ کیوں نہ ہو۔ جب انسان کے لیے زندہ رہنا ممکن نہیں رہتا، تبھی تو وہ موت کو گلے لگانے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ اگر یہ سمجھ لیا جاتا کہ رجو نے ناکام ازدواجی زندگی سے تنگ آ کر اپنی زندگی کا چراغ گل کر لیا تھا تو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اس کی ازدواجی زندگی کا تو 1 سال پہلے ہی ستیہ ناش ہو گیا تھا۔ یہ سوچنا منطقی طور پر درست نہیں تھا کہ رجو نے اپنے حالات سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی تھی۔ اگر ایسا فرض بھی کر لیا جاتا تو یہ کام اسے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ سبب خودکشی کا کوئی حالیہ ناخوشگوار واقعہ بھی ہو سکتا تھا، یعنی ابھی ماضی قریب میں چند روز پہلے کچھ ایسا ہوا ہو جو رجو کے لیے ذہنی اور قلبی لحاظ سے ناقابل برداشت ہو اور اس نے ان ناگفتہ حالات سے فرار حاصل کرنے کے لیے موت میں پناہ ڈھونڈ لی ہو۔ آئندہ روز میں نے صبح اپنے عملے کے ایک بندے کو بھیج کر فیض پورہ سے حنیف اور اس کے باپ دین محمد کمار کو تھانے بلوا لیا۔ ان لوگوں کا انٹرویو بھی بہت ضروری تھا تاکہ پتہ تو چلے کہ رجو کی موت نے اس کے شوہر اور سسر پر کیا اثرات مرتب کیے تھے۔
हनीफ की उम्र लगभग 25 साल रही होगी। दरमियाने कद और भरे भरे जिस्म का मालिक एक सीधा साधा नौजवान था। रंग गंदुमी और सर के बाल सियाह घुंघराले, उसकी आंखों और चेहरे पर एक खास किस्म की सादगी पाई जाती थी। जबकि उसके बाप दीन मोहम्मद की उम्र 60 से ज्यादा नजर आती थी। वो खमीदा कमर वाला एक उम्र रसीदा शख्स था। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी झलकती थी। रस्मी अलेक सलेक के बाद मैंने गुफ्तगू का आगाज करते हुए कहा, ये रज्जो के साथ क्या मामला हुआ है? इस बच्ची ने छत से लटक कर अपनी जान दे दी है थानेदार साहब, दीन मोहम्मद ने अफसरदा लहजे में बताया। ये तो मुझे भी पता है दीन मोहम्मद, बल्कि कादराबाद और फैजाबाद के अलावा आसपास के सारे गांव तक रज्जो की खुदकुशी की खबर पहुंच चुकी है। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैंने ये सुनने के लिए तुम लोगों को थाने नहीं बुलाया, मैं हकाइक जानना चाहता हूँ। हकाइक? दीन मोहम्मद ने सवालिया नज़र से मुझे देखा। मैंने एक बात खास तौर पर नोट की कि इस दौरान में हनीफ गुपचुप मुंह में घुनघुनियाँ डाले बैठा हुआ था। उसने एक मर्तबा भी मेरी आंखों में देखने की कोशिश नहीं की थी। वो बीमार मुर्गे के मानिंद गर्दन डाले एक तरफ खामोश बैठा हुआ था। हाँ, मैं रज्जो की मौत की हकीकत तक पहुंचना चाहता हूँ, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, और इस हकीकत तक तुम लोग मुझे पहुंचाओगे। मैं जानना चाहता हूँ कि रज्जो ने खुदकुशी क्यों की। ये बात आप रज्जो, जीरा और यूसुफ से पूछें जी, दीन मोहम्मद ने कहा। वो 1 साल से इन्हीं लोगों के पास बैठी हुई है। अगर रज्जो ने हमारे घर में खुदकुशी की होती तो आप हमसे ये सवाल कर सकते थे। रज्जो अगर 1 साल से अपने मैके में बैठी हुई थी तो इसमें भी तो तुम लोगों ही का कसूर है ना, मैंने तंजिया लहजे में कहा। तुम्हारी बीवी और 7 बेटियों ने इस बेचारी का ससुराल में सुख का सांस लेना ही दूभर कर दिया था। मैं मानता हूँ मेरी घरवाली वहाब बीवी ज़बान की थोड़ी तेज़ है, दीन मोहम्मद वजाहत करते हुए बोला, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि इंसान रूठ कर अपने शौहर का घर ही छोड़ दे। ससुराल में हर किस्म के हालात का सामना करते हुए निभा करना पड़ता है थानेदार साहब। आप सियाने बयाने हैं, मेरी बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं। बिल्कुल समझ सकता हूँ, मैंने कहा। निभा करने वाली बात हर माकूल आदमी की समझ में आ जाएगी। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि रज्जो अपनी सास की ज़बान दराजी की वजह से ससुराल छोड़कर मैके नहीं जा बैठी थी। इसके इस फेल की कोई और वजह भी थी। दीन मोहम्मद ने उलझनज़दा नज़र से मुझे देखा और पूछा, कौन सी वजह जी? इसे यूसुफ और जीरा ने अपने पास रोक लिया था, मैंने सरसराती हुई आवाज़ में कहा। इसमें रज्जो की कम और उसके वालिदैन की मर्जी ज़्यादा शामिल थी। तो फिर सारा कसूर उसके माँ बाप का हुआ ना, दीन मोहम्मद ने मुझ पर चोट करने वाले अंदाज में कहा। नहीं, मैंने दाएं हाथ की अंगुश्ते शहादत को नफ़ी में हरकत देते हुए कहा, कसूर यूसुफ और जीरा का नहीं बल्कि तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बेटियों, तुम्हारे बेटे और सबसे बढ़कर तुम्हारा कसूर है दीन मोहम्मद। मेरा कसूर? वो आंखें फैलाते हुए बोला, मैंने क्या किया है थानेदार साहब? तुम अपने घर के सरबराह हो दीन मोहम्मद, मैंने उसके कानों की कीलें झाड़ते हुए कहा। तुम्हारे घर में दिन रात क्या हो रहा है इसकी तुम्हें खबर होना चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल होना चाहिए, वो ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, और मुझे है खबर। तुम्हें खाक भी खबर नहीं है दीन मोहम्मद, मैंने तुर्श लहजे में कहा। अगर तुम्हारे घर के मामलात पर ध्यान होता तो फिर कोई भी खराबी नहीं होना थी। आज रज्जो अपने घर में राजी खुशी रह रही होती और अल्लाह के करम से ये लोग अभी तक 2 से 3 भी हो चुके होते। आप ठीक कहते हैं थानेदार साहब, वो मुझसे इत्तफाक करते हुए बोला, लेकिन ऐसा न होने में आखिर मेरा कसूर क्या है? तुम्हारा कसूर लातादाद हैं, मगर इनमें सबसे बड़ा कसूर फराइज से गफलत बरतना है। मैंने कौन सी गफलत बरती है जनाबे अली? वो घबराए हुए लहजे में बोला। अगर तुम्हारी आंखें खुली होती तो तुम्हें पता होता कि इस घर में तुम्हारी बीवी और बेटियां रज्जो पर कौन कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़ रही थी। ज्यादती की भी कोई हद होती है। ऐसी भी क्या दुश्मनी कि तुम्हारी बेटियों ने इस बेचारी को जलाकर मारने की भी कोशिश कर डाली। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा, वो तो रज्जो की किस्मत अच्छी थी कि जिंदा बच गई, वरना आग की तपिश और धुएं की मखसूस घुटन से उसकी आंख ना खुलती तो 1 साल पहले ही उसकी मौत वाक़ई हो चुकी होती। थानेदार साहब, ये हकीकत नहीं है, दीन मोहम्मद ने गहरी संजीदगी से कहा। वो एक इत्तेफाकी हादसा था। कोयलों वाली दहकती हुई अंगीठी रज्जो की चरपाई के करीब पड़ी थी। लिहाफ का कोना अंगीठी में गिरा तो उसने आग पकड़ ली। मेरी बेटियों ने तो आग बुझाने में भरपूर मदद की थी। अब्बा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हनीफ ने यकबारगी कहा।
मैं इस वक्त रज्जो के बराबर वाली चारपाई पर सोया हुआ था। जब यह हड़बड़ा कर उठी तो इसका शोर सुनकर मेरी भी आंख खुल गई। मैंने ही चिल्ला चिल्ला कर सबको इस तरफ मुतवज्जा किया था। मेरी बहनें फौरन भागी हुई आईं और हम सब ने मिलकर आग बुझाई थी। अल्लाह का शुक्र कि रज्जो की जान बच गई थी। बरखुरदार, वो खामोश हुआ तो मैंने चुपते हुए अंदाज में पूछा, क्या तुम्हारे मुंह में जबान भी है? वो मेरे तंज की तह तक नहीं पहुंचा और जल्दी से मुंह खोलकर मुझे जबान दिखाते हुए बोला, जी थानेदार साहब, मैं गूंगा नहीं हूँ, ये देखें मेरी जबान। अगर गूंगे नहीं हो तो बीमार जानवर की तरह गर्दन झुकाकर चुपचाप क्यों बैठे हुए हो? मैंने डांट आमेज अंदाज में कहा, इतनी देर से यहाँ तुम्हारी बीवी का किस्सा चल रहा है और तुम खामोश बैठे हो, क्यों? वो अपनी दानिश में वजाहत करते हुए बोला, अब्बा जी बोल रहे थे ना, इसलिए मैं चुप बैठा था। और पिछला पूरा साल भी तुमने चुप बैठे बिठाए ही गुजार दिया है ना? मैंने तेज नजर से इसे घूरा। एक बार भी तुम्हें अपनी बीवी का ख्याल नहीं आया? अगर तुम्हारी बात को सच मान लिया जाए कि रज्जो रूठ कर मेके जा बैठी थी तो तुम्हारा फर्ज बनता था कि तुम उसको मना कर लाने का सबब बनता था कि नहीं तुम्हारा फर्ज? मैंने कई बार कोशिश की इसे वापस लाने की, वो लंगड़ी वजाहत करते हुए बोला, लेकिन इसके घर वाले ही नहीं माने। उन्होंने अजीबोगरीब मुतालबा कर दिया था। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और पूछा, कैसा मुतालबा? रज्जो की माँ का मुतालबा था कि मैं अपने माँ बाप को छोड़ दूं। हनीफ ने बताया। चाची जीरा और चाचा यूसुफ की ख्वाहिश थी कि मैं रज्जो के साथ अलग घर में रहूं। हनीफ की आंखें और चेहरे के तासुरात उसकी जबान का साथ नहीं दे रहे थे। मुझे बहुत वाज़ेह तौर पर महसूस हुआ कि वो दरोग गोई से काम ले रहा था। मैं कल ही रज्जो के माँ बाप से भी एक भरपूर मुलाकात करके आया था। दुनिया के कोई भी वालिदैन नहीं चाहते कि इनकी शादीशुदा बेटी आकर घर बैठ जाए, लेकिन अगर दुनिया के किसी भी वालिदैन को ये यकीन हो जाए कि ससुराल में इनकी बेटी के लिए जान का खतरा है तो फिर वो किसी भी कीमत पर उसे मेके से जाने नहीं देते, और ये इनका हक और दानिशमंदी का मुजाहरा भी है। इसी तनाजुर में मैंने हनीफ से पूछा, तुम झूठ बोलकर मुझे चक्कर देने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, वो बड़ी शिद्दत से नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो आप अब्बा जी से पूछ लें। अब्बा जी से क्यों पूछूं? मैंने कड़े तेवरों से उसे घूरा। मैं रज्जो के बाप और उसकी माँ से क्यों ना पूछूं? अगर तुम रज्जो को मनाने और वापस लाने के लिए वापस वहां गए थे तो इन्हें ज्यादा पता होगा या तुम्हारे अब्बा जान को? वो निगाह चुराकर इधर उधर तकने लगा, जिसका यही मतलब था कि उसने गलत बयानी से काम लिया था। मैं मज़ीद 10 मिनट तक इन दोनों बाप बेटों को मुख्तलिफ जावियों से घिसता रहा, फिर इस तंबी के साथ जाने की इजाज़त दे दी कि जब तक ये केस हल नहीं हो जाता तुम फैसपुरा से बाहर नहीं जाओगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसी शाम मौसूल हो गई। अगरचे ये पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट थी, लेकिन इसे सनसनीखेज और तहलका मचा देने वाली रिपोर्ट कहा जाए तो इंसाफ होगा। इस रिपोर्ट ने मुझे बहुत देर तक और बहुत दूर तक सोचने पर मजबूर कर दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला रज़िया उर्फ रज्जो की मौत रात 10 और 12 बजे के दरमियान वाक़ई हुई थी, और सनसनीखेज पहलू इस रिपोर्ट का ये था कि वो अपनी मौत के वक्त 2 माह की हामिला थी। अलावाजी इसके मैदे और खून के टेस्ट से ये भी पता चला था कि इसके जिस्म में जहर की एक ख़ास मिकदार भी पहुँचाई गई थी। रज्जो की मौत दर हकीकत इस जहर के बायस हुई थी या फांसी के फंदे के सबब, ये फैसला करना खासा मुश्किल था। ताहम मौत का वक्त बड़े वसूख के साथ 10 और 12 बजे के दरमियान ही बताया गया था। यहाँ पर रज्जो की मौत के बारे में 2 अंदाजे लगाए जा सकते थे। नंबर 1, उसने मौत को गले लगाने के लिए जहर खाया और फिर इस ख्याल से कि शायद ये जहर इसके मकसद को पूरा करने में कामयाब ना रहे, उसने खुद को फांसी के फंदे पर लटका दिया। यानी हर 2 सूरत में उसने ज़िंदगी की कैद से रिहाई हासिल करना ही थी। नंबर 2, उसने खुद जहर न खाया हो बल्कि किसी ने उसे खाने में जहर मिलाकर दे दिया हो, और इस ख्याल से कि शायद वो जहर इसकी ज़िंदगी का काम तमाम ना कर पाए। इसकी मौत को यकीनी बनाने के लिए इसे फांसी भी दे डाली और वो शख्स अपने मकसद में कामयाब भी हो गया। यहाँ सवाल ये पैदा होता था कि रज्जो की ज़िंदगी का खात्मा क्यों ज़रूरी हो गया था। इस सुलगते हुए सवाल का जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर मौजूद था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट चीख चीख कर इस अमर का ऐलान कर रही थी कि अपनी मौत के वक्त रज्जो 2 माह के हमल से थी। ये नहायत ही सनसनीखेज और तवज्जो तलब इंकशाफ था। जो औरत पिछले 1 साल से अपने मेके में बैठी हो और अपने शौहर से उसका कोई रब्त मेल मिलाप ना हो,
اگر وہ حاملہ ہو جاتی ہے تو اس کے کردار سے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ابھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ کیا اس دوران میں رجو کسی نامحرم مرد سے ملتی رہی تھی؟ یہ قیاس کرنا احمقانہ ہوتا کہ اس کے ساتھ جو بھی ہوا تھا وہ خود بخود ہو گیا تھا۔ اس عمر میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ خود بخود ہونے والے معجزے اب نہیں ہوا کرتے۔ اب دنیا میں جو بھی ہو رہا تھا اس کی کوئی ایک ٹھوس وجہ ہوتی تھی۔ عقل انسانی اس وجہ تک رسائی حاصل رکھتی تھی اور مشکل سے مشکل عقدے کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ یعنی اگر کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس بچے کا کوئی نہ کوئی باپ بھی ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ باپ جائز ہو یا ناجائز۔ رجو اگر 2 ماہ کے حمل سے تھی تو اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ تنہائی میں کسی مرد کے ساتھ وقت گزار چکی تھی۔ پھر پچھلے 1 سال سے رجو جس نوعیت کے حالات سے گزر رہی تھی اس کے مطابق وہ ذمہ دار مرد، اس کا شوہر حنیف تو ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر وہ کون تھا؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جو اپنے اندر پیاس کے مانند پرت در پرت لاتعداد سوالات رکھتا تھا۔ پیاس اور پیار میں صرف ایک نقطے کا فرق ہے۔ پیار میں اگر ایک نقطے کا اضافہ کر دیا جائے تو وہ پیاس بن جاتا ہے۔ جس طرح پیاس چھیلنے والے کو رلاتا ہے اسی طرح پیار بھی رلاتا ہے۔ نقطے کی اونچ نیچ کیا کیا گل کھلاتی ہے یہ سب جانتے ہیں۔ انسان محرم سے مجرم بن جاتا ہے۔ رجو بھی مجرم تھی کیونکہ وہ پریگننٹ تھی جبکہ وہ اپنے شوہر سے کافی عرصے سے الگ رہ رہی تھی۔ رجو نے خودکشی کی تھی یا اسے قتل کیا گیا تھا؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جو اپنے اندر 2 جواب رکھتا تھا اور دونوں ہی منطقی اعتماد سے درست نظر آتے تھے۔ اول یہ سوچا جا سکتا تھا کہ رجو نے خودکشی کی ہوگی۔ وہ 1 سال سے اپنے میکے میں بیٹھی ہوئی تھی، کسی مرد سے اس کا ملنا جلنا نہیں تھا، مطلب یہ کہ لوگوں کی نظر میں ممکن نہیں تھا۔ اور ہماری زندگی میں لوگوں کی نظر کی بہت اہمیت ہے، ہم اسے کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے۔ بہت سی چیزوں کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے۔ یہ زندگی کوئی بچوں کا کھیل نہیں، ایک ایک سانس بہت احتیاط کے ساتھ لینا پڑتا ہے تاکہ اس نازک آب گینے کو ہمارے کسی عمل سے ٹھیس نہ لگ جائے۔ لوگوں کی نظر میں رجو کا حاملہ ہو جانا گناہ کے زمرے میں جاتا تھا، اور گناہ تو آخر گناہ ہی ہوتا ہے۔ اس کا بوجھ زیادہ عرصے تک اٹھائے پھرنا ہمہ شمہ کے بس کی بات نہیں۔ رجو کو جب یہ احساس ہوا ہوگا کہ وہ اپنے فعل کو زیادہ عرصے تک دنیا والوں کی نگاہوں سے چھپا کر نہیں رکھ سکتی تو اس نے موت کو گلے لگانے ہی میں عافیت محسوس کی ہوگی۔ اب اس نے زہر کھانے کے بعد خود کو پھانسی دی یا پھانسی کا پھندا گلے میں ڈالنے کے بعد زہر کھایا، اس معاملے کو بعد میں بھی طے کیا جا سکتا تھا۔ دوئم یہ کہ ایک امکان یہ بھی تھا کہ رجو کو قتل کیا گیا ہو، اس کے کرتوت کی یوسف ماچی اور اس کی بیوی جیرا کو خبر ہو گئی ہو۔ بیٹی کے کارنامے کو چھپانے کے لیے انہوں نے ملی بھگت سے رجو کو ٹھکانے لگا دیا ہو۔ ہمارا معاشرہ عجیب دوغلا معاشرہ ہے۔ اپنے گھر میں جو کچھ بھی ہوتا رہے ہم اس پر پردہ ڈالتے رہتے ہیں، اور دوسرے کے گھر میں اگر کچھ نظر آ جائے تو اس کو اچھالنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ ایسے معاملات میں والدین کی پوزیشن بہت نازک ہوتی ہے۔ وہ اپنی رسوائی اور جگہسائی سے بچنے کے لیے کوئی بھی خطرناک اور سنگین قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ عین ممکن ہے رجو کا گناہ کھل جانے کے بعد اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اسے دائمی نیند سلا دیا ہو۔ اس نظریے میں مجھے ایک خاص بات کھٹک رہی تھی، اور وہ یہ کہ یوسف ماچی یا اس کی بیوی جیرا، یہ دونوں باہمی مشاورت سے ایک حتمی فیصلے پر پہنچنے کے بعد زہر دے کر اس مصیبت سے نجات تو حاصل کر سکتے تھے، لیکن یہ کام ان دونوں کے بس کا نہیں تھا کہ وہ مری ہوئی یا سوئی ہوئی یا بے ہوش رجو کو اٹھا کر پھانسی کے پھندے پر بھی لٹکا دیتے۔ اس حوالے سے ذہن رجو ہی کی طرف جاتا تھا، کیونکہ ان دونوں میاں بیوی نے مجھے بتایا تھا کہ جب بقوا کی صبح رجو حسب معمول بیدار نہیں ہوئی تو انہوں نے اسے جگانے کی کوشش کی تھی۔ تب پتہ چلا تھا کہ اس نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا رکھی ہے۔ حالانکہ ان کے بیان کے مطابق رجو رات کو سونے سے پہلے کمرے کا دروازہ بھیڑ دیتی تھی، مگر اس نے کبھی دروازے کو اندر سے کنڈی نہیں لگائی تھی۔ ان لوگوں نے دروازہ توڑ کر کمرے کے اندر رسائی حاصل کی تھی۔ اگر جیرا اور یوسف کے بیان میں صداقت تھی تو پھر رجو پھانسی کے پھندے پر لٹکنے کی خود ہی ذمہ دار تھی۔ میرا دھیان ایک تیسرے امکان کی طرف بھی جا رہا تھا۔ جب انسان پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ سوچنے بیٹھتا ہے تو اس کی نگاہ میں نئی نئی راہیں کھلنے لگتی ہیں۔ شاید اسی لیے قادر مطلق نے اپنے مقدس ترین کلام
قرآن مجید میں انسانوں کو بار بار غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ غور و فکر انسان کی زندگی کی پیچیدہ سے پیچیدہ گتھی کو بھی کھول کر رکھ دیتا ہے۔ میرا ذہن بھی ایک نئے اور زیادہ متاثر کن انداز میں سوچ رہا تھا، جو منطقی اعتبار سے بھی زیادہ قابل قبول نظر آتا تھا۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ رجو کے کارنامے کی اس کی ماں باپ کو خبر ہو گئی ہو، انہوں نے اسے لعن طعن کی ہو، وہ خود بھی اپنے کیے پر نادم ہو، اور دونوں پارٹیوں نے اپنے اپنے طور پر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر ڈالی ہو۔ سوئے اتفاق یہ کہ دونوں کی کارکردگی کا دن اور وقت آپس میں میچ کر گیا ہو۔ نہیں سمجھے نا؟ میں سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، جب رجو کو خبر ہوئی کہ وہ اپنے کارنامے کو دنیا والوں کی نظروں سے زیادہ عرصے تک چھپا کر نہیں رکھ سکتی تو اس نے موت کو گلے لگانے کا فیصلہ کر لیا، اور اس فیصلے کے نتیجے میں اس نے خود کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا کر جان دے دی۔ دوسری جانب جب رجو کے ماں باپ کو اس کے کارنامے کی خبر ہوئی تو انہوں نے بدنامی اور رسوائی کے خوف سے رجو کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کر لیا اور ایک رات اسے زہر دے دیا۔ اب یہ اتفاق ہو سکتا ہے کہ جس رات انہوں نے رجو کو زہر دیا، اسی رات اس نے خود کو پھانسی پر لٹکانے کا فیصلہ کر رکھا تھا، لہٰذا رجو دوہری موت کا شکار ہو گئی۔ ایک طرف خطرناک زہر نے کام کیا اور دوسری جانب پھندے نے اس کی سانس کو موقوف کر دیا۔ اس طرح اس کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ تینوں میں سے جو بھی بات درست تھی، اس کا فیصلہ تو تحقیق اور تفتیش کے بعد ہی کیا جا سکتا تھا، لیکن ایک بات طے شدہ تھی کہ رجو اب اس دنیا میں باقی نہیں رہی تھی۔ اگر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں صرف یہ لکھا ہوتا کہ اس کی موت کا سبب پھانسی کا پھندا ہے تو شاید اس کیس میں مجھے زیادہ بھاگ دوڑ نہ کرنا پڑتی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد اس کیس کی فائل داخل دفتر ہو جاتی اور اس کے بعد زندگی معمول پر آ جاتی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں دو انتہائی خطرناک باتیں درج تھیں۔ نمبر 1، رجو کے معدے اور خون میں کسی خطرناک زہر کے اثرات پائے گئے تھے۔ یہ زہر اس نے خود کھایا تھا یا کسی اور نے اسے زہر دے کر موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کی تھی، اس کا فیصلہ بعد میں کیا جا سکتا تھا۔ نمبر 2، اپنی موت کے وقت رجو 2 ماہ کے حمل سے تھی۔ یہ بہت ہی نازک اور حساس نقطہ تھا اور مجھے ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب کر رہا تھا۔ وہ پوری رات میں نے اسی معاملے پر سوچ بچار میں گزار دی اور اگلی صبح پہلی فرصت میں قادر آباد کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں اگر چاہتا تو چیرا اور یوسف ماچی کو تھانے بلا کر خود بھی پوچھ تاچھ کر سکتا تھا، لیکن میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا اور خود ان کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ گاؤں دیہات میں صبح بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ جب میں قادر آباد پہنچا تو لوگ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد اپنے اپنے کام کاج میں مصروف ہو چکے تھے۔ کھیتوں میں کام کرنے والے مرد تو الگ صبح گھر سے نکل جاتے ہیں جب چاروں طرف اندھیرے کا راج ہوتا ہے۔ بعض ازاں ان کی گھر والیاں ان کے لیے ناشتہ پانی لے کر ادھر کھیتوں ہی میں پہنچ جاتی ہیں۔ منہ اندھیرے کھیتوں میں محنت اور مشقت کے بعد سورج اگنے پر گھر کا بنا ہوا خالص خوراک پر مشتمل ناشتہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اس کھانے کی لذت، غذائیت اور لطف کا کوئی مقابلہ نہیں۔ میں حوالدار خادم حسین کے ساتھ جب یوسف ماچی کے گھر پہنچا تو ان میاں بیوی نے سوالیہ نظر سے ہمارا استقبال کیا اور ان کی نگاہیں ہمارے عقب میں بھی کسی چیز کو تلاش کرتی دکھائی دیں۔ جلدی ان کی تلاش کا موضوع زبان پر بھی آ گیا۔ ہم گھر کے اندر جا کر بیٹھے ہی تھے کہ یوسف نے پوچھا، تھانے دار صاحب، رجو کی لاش نہیں آئی اب تک؟ لاش بھی آ جائے گی دوپہر تک، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ ابھی تو کچھ اور ہی آیا ہے۔ کچھ اور کیا آیا ہے جی؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ اس وقت میں اور یوسف اسی کمرے میں بیٹھے تھے۔ جیرا باہر عورتوں کے ساتھ مصروف تھی۔ آج چونکہ رجو کی تدفین بھی متوقع تھی، لہٰذا تعزیت کے لیے آنے والوں کا بھی تانتا بندھا ہوا تھا۔ میں نے حوالدار خادم حسین کو باہر ٹانگے ہی میں چھوڑ دیا تھا۔ فی الحال گھر کے اندر اس کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ گھر رجو کی المناک موت کے بعد جس قسم کے حالات اور کیفیات سے گزر رہا تھا، اس کا تقاضا یہ تھا کہ ان لوگوں سے پوچھ گچھ کرتے ہوئے اپنے انداز کو نرم رکھا جائے، لہٰذا میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یوسف، میں نے کل صبح حنیف اور اس کے باپ دین محمد کو تھانے بلایا تھا۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی طرف سے رجو کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی یا ظلم نہیں کیا گیا۔ میں نے معتدل انداز میں کہا، بلکہ آپ لوگوں نے زبردستی رجو کو اپنے گھر میں روک رکھا تھا۔ آپ لوگوں کا مطالبہ تھا کہ حنیف اپنے گھر والوں کو چھوڑ دے اور رجو کے ساتھ الگ گھر میں رہے۔ اگر ان دونوں باپ بیٹے نے ایسی بات کی ہے
तो ये सरासर झूठ बोला है, बकवास की है। वो नफरत आमेज लहजे में बोला, हकीकत क्या है ये पूरा पिंड जानता है। क्या इनमें से कोई रज्जो की मौत पर ताज़ियत करने यहाँ आया था? मैंने पूछा। जी, यूसुफ माची ने उस बात में गर्दन हिलाते हुए बताया। जिस दिन आप आए थे ना, इसी शाम हनीफ और दीन मोहम्मद आए थे और थोड़ी देर बैठकर वापस चले गए थे। इसके बाद इनकी शक्ल भी दिखाई नहीं दी। क्या कह रहे थे वो? कुछ नहीं, वो बेजारी से बोला, बस इस वाक़े पर अफसोस का इजहार कर रहे थे। मैंने इनकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हनीफ रज्जो की तदफीन फैज़पुरा में तो नहीं करना चाहता? मैंने एक ख़ास अंदाज से पूछा। कुछ भी है, लड़ाई झगड़ा और नाराज़ी अपनी जगह, मगर ये भी तो एक हकीकत है ना कि रज्जो अपनी आखिरी सांस तक हनीफ की बीवी थी। मैं दानिस्ता इस किस्म की हल्की फुल्की बातें करके यूसुफ के गम को किसी हद तक कम करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इसके बाद मैं जिस नौयत का संगीन इंकशाफ करने वाला था वो इसके दिमाग के परखच्चे उड़ा देने के लिए काफ़ी था। थानेदार साहब, वो गहरी संजीदगी से बोला, रिश्ते दो तरह के होते हैं। एक वो जो खूनी रिश्ते कहलाते हैं, यानी माँ बाप भाई बहन। इन रिश्तों पर इंसान का इख्तियार नहीं होता, ये कुदरत की तरफ से बने बनाए मिलते हैं। इनको निभाना भी नहीं पड़ता, ये खुद ही निपटे चले जाते हैं। हम हज़ार कोशिश कर लें लेकिन इन खूनी रिश्तों को ख़त्म भी नहीं कर सकते। यहाँ तक बोलने के बाद वो रुका तो मैं हैरत और दिलचस्पी के मिले जुले तासुरात के साथ इस देहाती को देखता चला गया। इन लम्हात में वो खासी दानिशमंदाना बातें कर रहा था। चंद लम्हात के बाद उसने दोबारा बोलना शुरू किया, और दूसरे रिश्ते वो होते हैं जिन्हें इंसान ज़बानी इकरार से कायम करता है, जैसे मियाँ बीवी का रिश्ता। ऐसे रिश्तों को निभाना पड़ता है और ये खासा मुश्किल काम है। इसमें बड़ी नज़ाकतें हैं। हनीफ और रज्जो के बीच जो रिश्ता 1 साल पहले कायम हुआ था वो कागजी तौर पर तो रज्जो की मौत तक बरकरार था, लेकिन असल में मेरी नज़र में इसकी कोई हैसियत या अहमियत बाकी नहीं रही थी। वो एक मरतबा फिर रुका, 2-4 गहरी सांसें लेने के बाद बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, अव्वल तो हनीफ ने ऐसी किसी ख्वाहिश का इजहार ही नहीं किया कि वह रज्जो की तदफीन फैज़पुरा में करना चाहता है। अगर वो ऐसा कहता भी तो मैं इसकी बात मानने वाला नहीं था। इन लोगों ने रज्जो के साथ जो सुलूक किया है, इसके बाद तो हनीफ उसका शौहर कहलाने का हक भी खो चुका है। इस मामले में एक और भी ख़ास बात है थानेदार साहब। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और पूछा, कौन सी ख़ास बात? कादराबाद और फैज़पुरा 2 अलग अलग गांव ज़रूर हैं, लेकिन इनके दरमियान फासला ना होने के बराबर है। बस बीच में रेल की एक पटरी ही तो है। इधर कादराबाद, उधर फैज़पुरा, वो वजाहत करते हुए बोला, और इन दोनों गांव का कब्रिस्तान एक ही है। रज्जो को हर सूरत में इसी कब्रिस्तान में दफन होना है। ये तुमने बहुत पते की बात बताई है यूसुफ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। गोया फ़र्क सिर्फ तहजीज़ और तकफीन का है। ठीक कहा आपने, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। रज्जो का कफन दफन कादराबाद से होगा और वो इसी कब्रिस्तान में मेरे माँ बाप की कब्रों के पहलू में दफन की जाएगी, जहाँ फैज़पुरा के दीगर लोगों को किया जाता है। ये मेरा फैसला है, इस पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। और सच्ची बात यह है कि किसी ने एतराज़ किया भी नहीं। हनीफ और उसके घर वालों की जानिब से ऐसी कोई बात सामने आ सकती थी और उन्होंने तो शुक्र किया होगा कि रज्जो गई, इनकी जान छूटी। लेकिन वो बोलते बोलते अचानक रुका तो मैं सवाल किए बिना न रह सका, लेकिन क्या यूसुफ? थानेदार साहब, उसने मेरे सवाल के जवाब में बताया, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे रज्जो की लाश के बारे में पूछा था और आपने जवाब दिया था कि आ जाएगी। अभी तो कुछ और ही आया है। मैंने पूछा था कि कुछ और क्या आया है, मगर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अभी तक। बात मुकम्मल करने के बाद वो सवालिया अंदाज में मुझे तकने लगा। उसकी हालत को मैंने इधर उधर की बातों से काफ़ी हद तक नॉर्मल कर दिया था। अब ऐसा मौका था कि मैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर खुलकर उससे बात कर सकता था। यूसुफ, वो जो मैंने कुछ और आने का जिक्र किया था ना, मैंने नहायत मोतदिल अंदाज में कहा, वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। पोस्टमार्टम बहुत ही काम का लफ्ज़ है। ये मामले की संगीनी को बड़ी खूबसूरती से छुपा लेता है, वरना आम मोल चाल में उसे मुर्दे की चीर फाड़ की रिपोर्ट कहा जाना चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टमार्टम। मगर पोस्टमार्टम से भी खासी संगीनी झलकती है, यानी कि खाल का मातम। बहरहाल लफ्ज़ पोस्टमार्टम के मायने भी यही हैं। इस रिपोर्ट में क्या लिखा है थानेदार साहब? यूसुफ ने तशवीश भरे लहजे में मुझसे पूछा। लिखा तो बहुत कुछ है, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, लेकिन इसमें 3 बातें बहुत अहम हैं यूसुफ।
वो हमतन गोश होते हुए पूछने लगा, कौन सी 3 बातें जनाब? नंबर 1, मैंने बताना शुरू किया। रज्जो की मौत बकुआ की रात 10 और 12 बजे के दरमियान वाक़ हुई है। इसमें ऐसी कौन सी खास बात है? वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ा। तुम तहम्मुल और तवज्जो से सुनोगे तो इसके अंदर बहुत सी खास और खासल खास बातें भी निकल आएंगी। मैंने हल्की सर्जिश की और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, दूसरी अहम बात यह है कि रज्जो को जहर देकर मौत के घाट उतारा गया है। ये आप क्या कह रहे हैं थानेदार साहब? वो सरसराती हुई आवाज़ में बोला। मैं नहीं कह रहा यूसुफ, मैंने ठोस लहजे में कहा। ये सच्चाई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में लिखी हुई है। रज्जो के मैदे और खून में एक खतरनाक जहर के आसार पाए गए हैं और मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट पर शक नहीं किया जा सकता। मगर रज्जो ने तो फांसी का फंदा गले में डालकर जान दी है। वो बेयकीनी से मुझे देखते हुए बोला, आपने खुद अपनी आंखों से उसकी लाश झूलती हुई देखी है, फिर ये जहर वाली कहानी का क्या मकसद है? एक बात का यकीन कर लो और बहुत अच्छी तरह इस बात को ज़हन नशीन कर लो कि जहर वाली बात कोई किस्सा कहानी नहीं है। मैंने गंभीर अंदाज में कहा, मैंने बताया ना, मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट को झुटलाया नहीं जा सकता। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा, मैंने कब इस बात से इनकार किया है कि जब मैं चाय वकुआ पर पहुंचा तो रज्जो की लाश फांसी के फंदे से झूल रही थी। मैंने बेजान रज्जो को फांसी पर लटके हुए देखा है और तुम्हारी मदद ही से मैंने इसे फांसी से निकालकर बिस्तर पर लिटाया था, यानी इसकी लाश को। मगर क्या? सूरत हाल इतनी सनसनीखेज हो गई थी कि वो खुद को सवाल करने से ना रोक सका। मगर ये कि मैंने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया, ये भी एक हकीकत है कि रज्जो को एक खतरनाक जहर दिया गया है। इस घर में सिर्फ 3 अफराद रहते थे। वो दुखी लहजे में बोला, रज्जो की मौत के बाद मैं और जीरा बाकी बचे हैं। हम इसके माँ बाप हैं। हम इसे एक ज़रा सी भी तकलीफ पहुंचाने का नहीं सोच सकते। जहर खिलाकर मौत के घाट उतारना तो बहुत दूर की बात है। वो एक लम्हे के लिए थमा, फिर इन अल्फाज में इजाफा करते हुए बोला, मैंने खुद दरवाज़ा तोड़कर अंदर का मंजर देखा था थानेदार साहब। रज्जो की लाश छत से लटकी हुई थी और मैं यही समझ रहा हूँ कि इसने गले में फांसी का फंदा डालकर खुदकुशी की है। लेकिन तुम ये नहीं जानते कि रज्जो को ऐसा संगीन कदम उठाने पर किसने मजबूर किया? मैंने उसकी आंखों में दूर तक झांकते हुए कहा, वो कौन से अवामिल थे जिनकी बिना पर इसने मौत को गले लगा लिया? वाकई मैं रज्जो की मौत के सबब से वाकिफ नहीं हूँ, वो बेबसी से बोला। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, कुछ भी नहीं। उसकी हालत पर मुझे दुख के साथ ही अफसोस भी हो रहा था, लेकिन ये ऐसा मरहला था कि मैं अपने फ़र्ज के हाथों मजबूर था। मुझे सूरत हाल की सच्चाई यूसुफ माची पर आशिकारा करना ही थी, चाहे इससे इसे सदमा पहुंचता या खुशी। ये कड़वा घूंट मुझे हर हाल में भरना ही था। तो तुम कुछ नहीं जानते यूसुफ? मगर मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सब मालूम है। जी? उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। मैं कुछ भी नहीं समझा। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने रज्जो की मौत का सबब बहुत वाज़ेह कर दिया है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। जिस वक्त रज्जो की मौत वाक़ई हुई वो 2 माह के हमल से थी। ओह खुदाया! वो दोनों हाथों से सर को थामते हुए बोला, या अल्लाह, मैं ये सुनने से पहले मर क्यों नहीं गया? या मौला, मुझे उठा ले, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। मुझे भी रज्जो की तरह तू अपने पास बुला ले। उसका बदन होले होले कांप रहा था। मुझे ये समझने में कतन किसी दिक्कत का सामना नहीं हुआ कि वो वाकई अपनी बेटी की इस राज से नावाकिफ था। मेरे इंकिशाफ ने गोया उसके सर पर माउंट एवरेस्ट को ला पटका था। वो दुख, रंज और हैरत की मिली जुली कैफियत में था। खुद को संभालो यूसुफ, मैंने तसल्ली भरे लहजे में कहा। जिस तरह ये एक हकीकत है कि रज्जो ने फांसी लगाकर अपनी जान दी है, इसी तरह ये भी सच है कि इसे जहर दिया गया है। ये बात अलग है कि उसने खुद जहर खाया है और उसकी मौत की वजूहात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ी वजाहत के साथ दर्ज कर दी गई हैं। मेरी बेटी ऐसी नहीं हो सकती थानेदार साहब, वो गमों से बोझल और आंसुओं से भीगी हुई आवाज़ में बोला। वो 1 साल से हमारी निगाहों के सामने है। हम उसके किरदार से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। वो कोई गलत कदम नहीं उठा सकती। मैं कैसे मान लूँ कि वो गुनाह के रास्ते पर चल रही थी? वालिदैन का दिल अपनी औलाद के मामले में ज़रा मुख्तलिफ नौइयत का होता है, और फिर लाडली और अकलौती बेटी का मामला बहुत ही ज़्यादा नाजुक और हसास होता है। मैं यूसुफ
माची की ज़हनी और जज्बाती कैफियत को बहुत गहराई तक समझ और महसूस कर सकता था। मैंने हमदर्दी भरे लहजे में कहा, यूसुफ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में दर्ज जिस शफ़ाफ सच्चाई की जानिब मैंने इशारा किया है, इस मौजू पर हम बाद में किसी वक्त बात करेंगे। वो आंसुओं से तर चेहरे के साथ सवाल भरी आंखों से मुझे तकने लगा, ताहम मुंह से कुछ नहीं बोला। मैंने निहायत ही नरमी से कहा, फिलहाल इससे भी अहम अमूर को देखना ज़रूरी है। जी जी, वो हकलाकर रह गया। मैंने कहा, जैसा कि तुम बता रहे हो, तुम दोनों मियाँ बीवी में से कोई रज्जू को जहर देने के बारे में सोच भी नहीं सकता, तो फिर इसका एक ही मतलब है कि उसने खुद ही जहर खा लिया होगा। जी, यही हो सकता है, वो किसी रोबोट के मानिंद ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। उसने पहले जहर खा लिया होगा, इसके बाद खुद को फांसी पर लटका लिया होगा, ताकि इसके जिंदा बच रहने का कोई इम्कान बाकी न रहे। और ऐसा ही हुआ। वो हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई, दूर, बहुत दूर। हाँ, वो चली गई और अपने पीछे अनगिनत सवालात भी छोड़ गई। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, फिर अचानक सवाल किया, यूसुफ, जब मैं पहली मर्तबा तुम्हारे घर आया था तो तुम दोनों मियाँ बीवी की बातों से मुझे पता चला था कि वक़्वे की शाम तुम तीनों ने एक साथ बावर्ची खाने में बैठकर खाना खाया था। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? नहीं जनाब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, और यही हकीकत भी है। तुम लोगों ने लगभग 7 बजे खाना खाया था और 8 बजे तक किचन समेटने के बाद रज्जो सोने के लिए अपने कमरे में चली गई थी। मैंने एक मखसूस अंदाज में उसे घिसने की कोशिश करते हुए कहा, फिर अगली सुबह लोगों को उसकी फांसी पर लटकती हुई लाश ही मिली थी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। तुम लोगों के यहाँ कितने सालन बनते हैं? मैंने पूछा। जी, मैं आपकी बात को समझ नहीं सका। वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखने लगा। मेरा इशारा हंडिया यानी हांडी की तरफ है। मैंने वजाहत करते हुए कहा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वक़्वा की रात घर में कोई एक ही हांडी बनी थी या एक से ज़्यादा? जनाब, हमारे घर में उमूमन खाना नहीं बनता, उसने आम से अंदाज में बताया। जीरा तंदूर पर रोटी लगाती है तो वहीं पर एक आध सालन रोज़ बना लेती है। वो सालन हमारे घर में भी इस्तेमाल होता है और हम ग्राहकों को भी फ़रोख्त करते हैं। और एक दिन में एक ही सालन बनाया जाता है, जिसमें से हम घर के लिए अलग निकाल लेते हैं, बाकी तंदूर पर बेच देते हैं। रोटी भी तंदूर ही से लेकर हम घर में भी खाते हैं। समझ गया मैंने उसके खामोश होने पर कहा, यानी रोज़ाना तुम लोग तंदूर के खाने ही से घर का मसला भी हल कर लेते हो? जी हाँ, वो जल्दी से बोला, मैं यही कहना चाह रहा था। वक़्वा की रात तुम तीनों ने एक ही खाना खाया था, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। लेकिन और किसी के जिस्म में जहर नहीं पहुंचा, सिर्फ रज्जो के मैदे में जहर पाया गया। इसका तो ये मतलब हुआ कि इस खाने में किसी किस्म का जहर शामिल नहीं था, वरना तुम तीनों लग जाते काम से और सुबह एक नहीं बल्कि तुम्हारे घर से 3 लाशें बरामद होती। आप ठीक कह रहे हैं, उसने हल्की सी बेजारी के साथ मेरी बात के जवाब में तबसरा किया। अब मैं समझ गया कि आप खाने के हवाले से इतना कुरेद कुरेद कर क्यों पूछ रहे थे। आपको शक था कि कहीं रज्जो ने रात में जहरीला खाना तो नहीं खा लिया था? यूसुफ, शक करना पुलिस की मजबूरी है, क्योंकि पुलिस की तफ्तीश की गाड़ी शक के पेट्रोल ही से चलती है, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। फिर पूछा, क्या रज्जो रात के खाने के बाद दूध वगैरह पीने की भी आदी थी? अब वो मेरे ज़ाविया सवालात को अच्छी तरह समझ चुका था, लिहाजा बड़े एतमाद से बोला, नहीं जनाब, वो खाना खाने के बाद सोने के लिए सीधी अपने कमरे में चली गई थी। खाने के बाद उसने न कुछ खाया और न ही कुछ और पिया, दूध भी नहीं। मैं रज्जो के कमरे की तलाशी लेना चाहता हूँ, मैंने फैसला कुन अंदाज में कहा। 1 मिनट, आप इधर ही रुकें, मैं वो कमरा खाली कराता हूँ। वो मेरी बात को समझते हुए बोला। ताज़ियत के लिए आने वाली औरतें उधर बैठी हैं, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैंने उठकर खड़े होते हुए कहा। तुम वहाँ की औरतों को इस कमरे में ले आओ, जब रज्जो वाला कमरा खाली हो जाएगा तो फिर मैं इत्मीनान से अपनी कार्रवाई करूँगा। ठीक है जनाब, जो आपका हुक्म, वो जल्दी से बोला और फिर कहा, रज्जो के कमरे की तलाशी तो आपने पहले भी ली थी? हाँ, ली थी, मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा, लेकिन इसके सामान को अच्छी तरह चेक नहीं किया था। इस वक्त तक मेरे जहन में यही था कि रज्जो ने खुदकुशी की है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ये मामला खुदकुशी से बढ़कर कहीं और चला गया है, लिहाजा अब इसके ज़ाती सामान की तलाशी लेना भी अज़हद ज़रूरी हो गया है। क्या तुम लोगों ने उसके इस्तेमाल की चीज़ों को इधर उधर तो नहीं कर दिया? मेरे आखिरी सवालिया जुमले के जवाब में उसने कहा।
نہیں جناب، ہم نے اس کمرے کی کسی چیز کو نہیں چھیڑا، سب کچھ جوں کا توں پڑا ہے، اور جہاں تک رجو کے ذاتی استعمال کی چیزوں کا تعلق ہے تو وہ ایک ٹرنک کے اندر رکھی ہیں، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، میں یہ کہتے ہوئے یوسف ماچی کے گھر سے نکل کر باہر حوالدار خادم حسین کے پاس آ گیا۔ خادم حسین ٹانگے کے قریب ہی کھڑا کوچوان سے باتیں کر رہا تھا۔ مجھے اپنی طرف آتے دیکھا تو ایک دم اٹینشن ہو گیا۔ کیا ہو رہا ہے خادم حسین؟ میں نے سرسری انداز میں پوچھا۔ بس جی گپ شپ ہو رہی ہے، وہ سادگی سے بولا۔ آپ تو اندر مصروف ہو گئے تھے، میں نے سوچا وقت گزاری کے لیے کوچوان چاچا ہی سے بات چیت کر لیتا ہوں۔ وقت گزاری بہت اچھی چیز ہے، مگر یہ کسی مقصد کی خاطر ہونا چاہیے۔ میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا، تم گپ شپ ہی میں مگن مت رہو یا آس پاس کے ماحول پر بھی نظر رکھو گے؟ جناب، آپ کا شاگرد ہوں، ایسی غفلت کا مظاہرہ کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ فخر سے سینہ تان کر بولا۔ اگر غفلت کا مظاہرہ نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ چستی اور پھرتی دکھائی ہے۔ میں نے معنی خیز انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ پھر تمہاری اس چستی اور پھرتی کا کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ جناب، میں نے ایک خاص بات محسوس کی ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ پتہ نہیں وہ آپ کی نظر میں کوئی اہمیت بھی رکھتی ہے یا نہیں؟ تم بات تو بتاؤ، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی اہمیت یا فضولیت کے بارے میں فیصلہ میں کروں گا۔ جناب، میں بظاہر کوچوان سے گپ شپ کر رہا تھا، لیکن ارد گرد کے ماحول پر بھی میری گہری نظر تھی۔ وہ گہری سنجیدگی سے بتانے لگا۔ ہم اس وقت چلتے چلتے کوچوان سے تھوڑا آگے نکل آئے تھے تاکہ اطمینان سے بات کر سکیں۔ میں نے یوسف ماچی کے گھر کے آس پاس ایک نوجوان کو بے چینی سے ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے۔ نوجوان کے ذکر پر میرا چونک جانا لازمی بات تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اس امر کی متقاضی تھی کہ مجھے جلد از جلد اس شخص کو تلاش کرنا ہے جس کے ساتھ رجو تنہائی میں وقت گزارتی رہی تھی، اور ایک معقول اندازے کے مطابق اس شخص کو کوئی نوجوان ہی ہونا چاہیے تھا۔ وہ کس قسم کا نوجوان تھا؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ گورا چٹا، قد درمیانہ، جسم بھرا بھرا اور خوبصورت، خادم حسین نے میرے سوال کے جواب میں بتایا۔ اس کی عمر 20-22 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ تم نے بتایا ہے کہ وہ یوسف ماچی کے گھر کے قریب بے چینی سے ٹہل رہا ہے، میں نے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ پھر پوچھا، اس کی بے چینی کیا کہتی تھی؟ میں نے جو محسوس کیا ممکن ہے وہ غلط ہو، خادم حسین گہری سنجیدگی سے بولا۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ نوجوان کسی قسم کی ٹو میں ہو، وہ رجو والے واقعے کی مناسبت سے کچھ جاننے کی کوشش میں ہو۔ میں نے پرخیال انداز میں کہا، کیا تم نے اس نوجوان سے بات وغیرہ کرنے کی کوشش بھی کی؟ نہیں جناب، وہ بتانے لگا، میں نے بس اسے دور ہی سے واچ کیا ہے۔ وہ مجھے 2-3 بار یہاں نظر آیا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں گہری تشویش پائی جاتی تھی، جیسے وہ رجو کے حوالے سے کوئی خاص بات جانتا ہو یا جاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ خادم حسین کی باتوں نے میرے دل و دماغ میں ہلچل سی مچا دی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کی روشنی میں ہمیں جس شخص کی تلاش تھی وہ یہ نوجوان بھی ہو سکتا تھا جس کا ذکر حوالدار خادم حسین مجھ سے کر رہا تھا۔ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ تم نے تو اس بے چین نوجوان کے ساتھ بات چیت نہیں کی، لیکن کیا اسے کسی اور سے بات کرتے ہوئے تم نے دیکھا ہے؟ یہاں تو بہت سے لوگ موجود ہیں۔ خادم حسین کے چہرے پر کچھ اس قسم کے تاثرات ابھرے جیسے وہ کوئی اہم بات یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے جلدی سے پوچھا، کیا ہوا خادم حسین، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ ملک صاحب، ایک خاص بات تو میں آپ کو بتانا بھول ہی گیا، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ کوئی بات نہیں خادم حسین، میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا۔ بھول گئے ہو تو اب بتا دو۔ جناب، وہ بات یہ ہے کہ میں نے اس نوجوان کو کسی سے باتیں کرتے نہیں دیکھا، وہ بتانے لگا، اور نہ ہی یہاں موجود لوگوں میں سے کسی نے اس سے کوئی بات کی۔ کیا مطلب ہے خادم حسین؟ میں نے پوچھا۔ تمہاری باتوں سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے یہاں کوئی اسے جانتا ہی نہ ہو، وہ ان لوگوں کے لیے اجنبی ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، مگر کیا خادم حسین؟ وہ ادھوری بات چھوڑ کر بولا تو میں نے پوچھا۔ جناب، مگر یہ کہ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس نے کسی کو بات کرنے کا موقع ہی نہ دیا ہو۔ میں نے اسے ہر بار بہت جلدی اور بے قراری میں دیکھا، وہ لوگوں میں گھلنے ملنے کے بجائے دور سے گزرتا رہا ہے۔ متلاشی اور کھوجتی ہوئی نگاہ سے وہ یوسف ماچی کے دروازے کو دیکھتا اور تیزی سے آگے بڑھ جاتا،
जैसे वो दरवाजे में से किसी के निकलने का मुंतजिर हो या फिर वो दरवाजे के रास्ते अंदर झांकने का ख्वाहिशमंद। मैंने सोच में डूबी हुई आवाज में कहा, इस नौजवान को हम किसी भी कीमत पर नजरअंदाज कर सकते हैं क्या खादिम हुसैन? जी मलिक साहब, मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ रहा हूँ। खादिम हुसैन, तुम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का अच्छी तरह मुताला कर चुके हो। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, अभी तुमने जिस बेचैन नौजवान को यूसुफ माची के घर के आसपास मंडराते हुए देखा है, इसका कोई ना कोई ताल्लुक मकतूला रज्जो से हो सकता है। जी, मैं भी इसी अंदाज में सोच रहा हूँ। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, सिर्फ सोचो ही नहीं बल्कि इस अंदाज में अमल भी करो। हुक्म मलिक साहब। इसी लम्हे मैंने यूसुफ माची को घर के दरवाजे से बाहर निकलकर इधर उधर निगाह दौड़ाते हुए देखा। यकीनन इसे मेरी ही तलाश थी। वो मेरे मुआयने के लिए रज्जो वाला कमरा खाली करा चुका होगा। मैंने खादिम हुसैन से कहा, देखो मुझे अभी यूसुफ के घर के अंदर जाना है, बस थोड़ा सा काम बाकी है। इस दौरान में तुम अपनी सारी तवज्जो इस बेचैन नौजवान पर मबसूल कर दो। वो जैसे ही दिखाई दे इससे बातचीत करने की कोशिश करो। मुझे उम्मीद है कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहेगा। तुम इस वक्त पुलिस की वर्दी में हो। अगर किसी भी हवाले से इस नौजवान का रज्जो के साथ कोई ताल्लुक रहा है तो वो पुलिस से बचने की कोशिश करेगा। अगर तुम इसके हवाले से इतना भी मालूम कर लोगे कि वो कौन है, इसका नाम क्या है और वो कहाँ रहता है, तो ये भी हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। मैंने सांस संवार करने के लिए थोड़ा तवक्कुफ किया और फिर कहा, तो मेरी बात समझ गए हो ना? जी मलिक साहब, मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि इस नौजवान के सिलसिले में मुझे क्या करना है। वो गहरी संजीदगी से बोला, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। मैंने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया और हवलदार खादिम हुसैन को वहीं छोड़कर यूसुफ माची की मैयत में उसके घर के अंदर दाखिल हो गया। रज्जो का रहन सहन घर के छोटे कमरे में था। ये एक चौकोर कमरा था और वकुआ की सुबह इसी कमरे की छत से मैंने रज्जो की लाश लटकती देखी थी। मैं मौके की कार्रवाई के दौरान में इसके कमरे का पहले भी जायजा ले चुका था, लेकिन इस वक्त मैंने रज्जो के साथी इस्तेमाल के सामान की तलाशी नहीं ली थी। यूसुफ माची ने मुझे अपनी मकतूला बेटी के कमरे में पहुंचा दिया। उसने मेरी सहूलत के लिए रज्जो की चारपाई के पास ही एक कुर्सी भी रख दी थी। वो इस कुर्सी की जानिब इशारा करते हुए बोला, थानेदार साहब, आप इस कुर्सी पर बैठ जाएं। मैं यहाँ बैठने या आराम करने नहीं आया यूसुफ। मैंने गहरी नजरों से उसकी तरफ देखा। मैं जानता हूँ सरकार, आप रज्जो के इस्तेमाल का सामान देखना चाहते हैं। वो जल्दी से बोला, आप इस कुर्सी पर तशरीफ रखें, मैं रज्जो का सामान अभी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मैं सवालिया नजरों से घूरते हुए कुर्सी पर जाकर बैठ गया। वो चारपाई के पास उकड़ू बैठा और फिर झुककर चारपाई के नीचे हाथ फेरने लगा। मैं दिलचस्पी से इसकी कार्रवाई मुलाहिजा करने लगा। थोड़ी ही देर में इसकी कोशिश बारावर साबित हुई और इसने चारपाई के नीचे से खींचकर एक जस्ती ट्रंक बरामद कर लिया। फिर इस ट्रंक को उठाकर रज्जो की चारपाई पर रखते हुए बोला, थानेदार साहब, मेरी बच्ची के इस्तेमाल की सारी चीज़ें इसी ट्रंक के अंदर रखी हैं। वो आम साइज का एक जस्ती ट्रंक था जिसकी कुंडी तो लगी हुई थी, ताहम इस कुंडी में ताला लगाने की कोशिश नहीं की गई थी। मैंने इससे पूछा, यूसुफ, रज्जो की मौत के बाद किसी ने इस ट्रंक को खोलने की या इसमें से कुछ निकालने की कोशिश तो नहीं की? जनाब, इस ट्रंक के अंदर जो कुछ भी रखा हुआ है इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ रज्जो से है। वो गमज़दा आवाज़ में बोला, इसके अंदर किसी और के कुछ रखने या निकालने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और फिर वो लम्हे भर को रुका और एक मुज़महिल सांस खारिज की, फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बोला, जनाबे आली, रज्जो की मौत के बाद तो हमें खाने पीने सोने जागने का भी होश नहीं है। इस ट्रंक का ख्याल कैसे आता? ये जो का तो रखा हुआ है। रज़िया इसे जहाँ छोड़ गई थी मैंने अभी आपके सामने वहीं से निकाला है। अब आप जिस तरह भी इसका मुआयना करने का इरादा रखते हैं, ये ट्रंक हाजिर है। इधर यूसुफ माची की बात खत्म हुई, इधर बाहर एक आवाज़ बुलंद हुई। ये किसी निस्वानी आवाज़ ने यूसुफ को पुकारा था। ये मेरी घरवाली जीरा है जनाब। यूसुफ माची जल्दी से बोला, आप इस ट्रंक का जायज़ा लें, मैं इसकी बात सुनकर आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। वो मुझे रज्जो के कमरे में छोड़कर घर के अंदरूनी हिस्से में चला गया। जीरा यूसुफ से क्या कहने वाली थी ये ज़्यादा अहम नहीं था और यूसुफ की वापसी पर यह मुझे मालूम भी हो ही जाना था। लिहाजा मैंने तमाम ख्यालात में से अपनी फौरी ज़रूरत के ख्याल पर फोकस किया
اور اللہ کا نام لیکر اس جستی ٹرنک کو کھول دیا۔ اس ٹرنک کے اندر رجو کے ذاتی سامان ہی کی جھلک نظر آتی تھی، جن میں اس کے استعمال کے چند کپڑے، سستے میک اپ کا چھوٹا موٹا سامان وغیرہ شامل تھا۔ لیکن یہ تمام چیزیں میرے کسی کام کی نہیں تھیں۔ میں کسی خاص الخاص کام کی شے کی تلاش میں تھا اور پھر مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ ٹرک کے اندر رجو کے سامان کے نیچے پرانے اخبار بچھے ہوئے تھے۔ میں نے سارے سامان کو چرپائی پر الٹ دیا اور اخبارات ہٹا کر اس کے نیچے ٹرنک کی سطح کا جائزہ لینے لگا۔ اور اسی لمحے میری نگاہ دو ایسی اشیاء سے ٹکرائی کہ میں حیرت سے ششدر رہ گیا۔ یہ ششدر رہنا کسی خوف یا دہشت یا وحشت کے باعث نہیں تھا، بلکہ یہ میری کامیابی کی خوشی تھی۔ میں جن دو اشیاء کو دیکھ کر خوش ہوا تھا، ان میں سے ایک تو ایک کاغذ تھا اور دوسرا تھا ایک چھوٹے سے شیشے کی بوتل، جیسے انجیکشن کے خالی وائل کی شیشی ہوتی ہے، بلکہ وہ کسی استعمال شدہ انجیکشن والی خالی شیشی ہی تھی۔ میں نے شیشی کو سونگھا تو اس میں کسی دوا کی مخصوص بو محسوس ہوئی۔ اندر جھانک کر دیکھا تو پتہ چلا کہ سفوف کی کچھ مقدار بھی ابھی موجود ہے۔ میں نے اس سفید مائل سفوف کو ہرگز چکھنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ میری عقل سلیم نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ سفوف کوئی خطرناک زہر ہی ہو سکتا تھا۔ اب اس امر میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ رجو نے یہی زہر معدے میں اتار کر اپنی جان دے دی تھی، اور اپنے مقصد کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے اس نے پھانسی کے پھندے کا سہارا لیا تھا، تاکہ اس کے زندہ بچ رہنے کا کوئی بھی امکان موجود نہ ہو۔ میں نے سفید مائل سفوف والی بوتل کا تنقیدی جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ اس کے اوپر کوئی لیبل وغیرہ چسپاں نہیں تھا۔ جب کبھی اس کے اندر انجیکشن والی دوا موجود رہی ہوگی تو یقیناً اس کا لیبل بھی سلامت رہا ہوگا۔ تاہم اغلب امکان اسی بات کا تھا کہ اس وقت اس شیشی میں موجود سفوف کوئی خطرناک زہر ہی ہو سکتا تھا۔ اس شیشی کا لیبارٹری ٹیسٹ ہونا ضروری تھا، لہٰذا میں نے اسے محفوظ کر لیا اور طے شدہ کاغذ کو کھول کر پڑھنے لگا۔ اس کاغذ کی تحریر نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ خط دراصل ایک محبت نامہ تھا جو رجو کے کسی چاہنے والے نے تحریر کیا تھا، اور خط کے اندر پیار کی باتیں لکھی ہوئی تھیں، چاہت کے دعوے درج تھے اور اسی نوعیت کے دوسرے جملے تھے۔ مذکورہ خط کے اختتام پر بھولا لکھا ہوا ملا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ یہ خط بھولے نے رجو کے نام لکھا تھا۔ اگر اس میں کسی طرح بھولے کا سراغ لگا لیتا تو پھر رجو کے موت کے معمے کو حل کرنا چندہ مشکل نہ ہوتا۔ ٹرنک کے دیگر سامان میں اور کوئی کام کی چیز موجود نہیں تھی، لہٰذا رجو کے سامان کو میں نے واپس ٹرنک میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد یوسف ماچھی میرے پاس آ گیا اور سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، آپ نے تلاشی کا کام مکمل کر لیا؟ ہاں یوسف، میں اپنا کام مکمل کر چکا ہوں، میں نے جستی ٹرنک کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اب تم اسے واپس رکھ دو۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کرنے کے بعد پوچھا، آپ کا مقصد پورا ہوا کہ نہیں؟ مقصد تو اس وقت پورا ہوگا جب میں اصل بندے تک پہنچ جاؤں گا، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا۔ اصل بندہ؟ میں کچھ سمجھا نہیں جناب۔ اس کے چہرے پر الجھن نمودار ہوئی۔ میں اس بندے کا ذکر کر رہا ہوں جس کا نام بھولا ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ بھولا؟ یہ بھولا کون ہے؟ اس کی الجھن میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ بھولا وہ شخص ہے جس کا رجو کے ساتھ کوئی چکر چل رہا تھا، میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے رجو کے سامان میں سے بھولے کا ایک خط ملا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان دونوں میں گہرا ربط و ضبط تھا۔ پھر میں نے وہ خط یوسف ماچھی کو نہ صرف دکھایا بلکہ پڑھ کر بھی سنا دیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ لرزتی ہوئی آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہمیں تو رجو کے ایسے کسی معاملے کی خبر نہیں۔ یہ سب کب اور کیسے ہو گیا؟ ہمیں کچھ پتہ کیوں نہیں چلا؟ آپ لوگوں کو اس لیے پتہ نہیں چلا کہ آپ دونوں میاں بیوی رجو پر اندھا اعتماد کرتے تھے اور وہ آپ دونوں کی آنکھوں میں بڑی صفائی سے دھول جھونکتی رہی تھی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی بھولے نے رجو کو اس قسم کا خط لکھ دیا ہو، لیکن رجو کا اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہ ہو۔ وہ بے حد شکستہ لہجے میں بولا۔ میں ایک بے بس اور لاچار باپ کے دکھ کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا، لیکن میں بھی اپنی جگہ مجبور تھا۔ تفتیش کا جو عمل میں نے جاری رکھا ہوا تھا وہ بہت ضروری تھا۔ میری بات غور سے سنو یوسف، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ جن لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا، ان کے خطوط کو سنبھال کر بلکہ چھپا کر ٹرنک کے اندر نہیں رکھا جاتا، اور پھر
पोस्ट मार्टम रिपोर्ट ने जो शर्मनाक इंकशाफ किया है, इससे यही जाहिर होता है कि रज्जो के किसी मर्द के साथ खुफिया ताल्लुकात थे। इसकी हालत गैर होने लगी। दोनों हाथों से अपने सर को थामकर बोझल आवाज में बोला, थानेदार साहब, ये सब सुनने से पहले मुझे मौत क्यों ना आ गई? मौत का एक वक्त मुकर्रर है यूसुफ, मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, और जब तक इंसान जिंदा है इसे हर अच्छी बुरी खबर तो सुनना ही पड़ेगी। तुम्हें सुनकर हैरत होगी कि मैंने इस जहर का सुराग भी लगा लिया है जो रज्जो ने खाया था। कब? क्या? कौन सा जहर? वो बिखरी हुई आवाज में बोला। मैंने सफेदी माइल सफूफ की शीशी इसे दिखाई और अपनी सोच से भी इसे आगाह कर दिया। उसके साथ ही मैंने इसे इस बेकरार नौजवान के बारे में भी बताया जिसे थोड़ी देर पहले हवलदार खादिम हुसैन ने यूसुफ माची के घर के दरवाजे के सामने मशकूक अंदाज में मंडलाते देखा था। ये सारी बातें इसके लिए किसी तूफान से कम नहीं थी। आखिर में मैंने मज़कूरा नौजवान का हुलिया बयान करते हुए इससे इस्तफसार किया। इस नौजवान की उम्र 20 और 22 साल के दरमियान रही होगी। दरमियाना कद, मुतनासिब बदन और रंगत गोरी चिट्टी। कहीं ये वही भोला तो नहीं? जनाब, मैं किसी भोले को नहीं जानता, वो रुहासी आवाज में बोला। और आपने ये जो कदोकाठ और हुलिया बताया है, इस तरह का तो कोई नौजवान पूरे कादराबाद में नहीं है। मेरा भी यही ख्याल है। मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाई। अगर वो इस गांव का रहने वाला होता तो कोई ना कोई उसे जरूर पहचान लेता। पता नहीं वो मनहूस कौन है और हमारी जिंदगी में जहर भरने के लिए कहाँ से चला आया है। वो टूटे हुए लहजे में बोला, रज्जो चली गई, हमारा सब कुछ लुट गया, हम बर्बाद हो गए। वो जो कोई भी है मैं इसे जल्द ही ढूंढ निकालूंगा। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, जब तक वो हाथ नहीं आएगा रज्जो की मौत का मुअम्मा हल नहीं हो सकेगा। थानेदार साहब, वो दोनों हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़ा हो गया। रज्जो हमसे रूठकर बहुत दूर जा चुकी है। भोले के पकड़े जाने या न पकड़े जाने से रज्जो वापस नहीं आ सकती। आपसे मेरी गुजारिश है कि इस मामले को ज्यादा ना उछालें। अगर ये मामला पूरे पिंड वालों को पता चलेंगे तो हमारी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। क्या आप चाहते हैं कि इस जिल्लत और रुसवाई के हाथों मजबूर होकर हम भी खुदकुशी कर लें? नहीं यूसुफ, मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहता। मैंने उसके हाथ थामते हुए कहा, मुझे तुम्हारी इज्जत का भी ख्याल है और तुम्हारी मजबूरी का भी एहसास है। मैं जो कुछ भी करूँगा निहायत ही गैर महसूस अंदाज में करूँगा, लेकिन मैं इसके लिए मुझे तुम्हारे भरपूर ताउन की ज़रूरत होगी। मैं हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ। वो तशक्कुर आमेज लहजे में बोला, आप हुक्म करें सरकार। अभी मैंने तुम्हारे सामने रज्जो के ट्रंक के जो राज अफशा किए हैं, इनका जिक्र किसी से नहीं करना और अपनी बीवी से भी नहीं। मैंने ताकीदी अंदाज में कहा, इसके अलावा तुम्हें क्या करना है यह मैं बाद में बताऊंगा। जी, बहुत बेहतर। उसने अस्पात में गर्दन हिलाई। आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगा। मैं उठकर खड़ा हो गया और वहां से रुखसत होने से पहले उससे कहा, यूसुफ, आज किसी भी वक्त रज्जो की लाश तुम्हारे सुपुर्द कर दी जाएगी। तुम इसकी तदफीन के मामलात को निपटा लो, मैं दोबारा तुम्हारे पास आऊँगा। उसने सर को अस्पाती जुम्बिश दी और मैं उसके घर से निकल आया। टांगे के पास हवलदार खादिम हुसैन बेरहम मुंतज़िर था। उसके साथ ही याकूब मोची भी खड़ा था। याकूब मोची और सूबेदार सलीम रज्जो की खुदकुशी की इत्तला देने थाने आए थे। खादिम हुसैन के चेहरे पर एक खास नोयत का इज़्तिरार पाया जाता था। मैं जब उसके नज़दीक पहुंचा तो उसने इंकिशाफ अंगेज लहजे में बताया, मलिक साहब, मैंने इस नौजवान का अता पता मालूम कर लिया है। किस नौजवान का? मैंने सरसरी लहजे में दरियाफ्त किया। वही नौजवान जिसका जिक्र मैंने आपसे कुछ पहले किया था, उसने वजाहत करते हुए बताया, जो यूसुफ माची के घर के सामने मंडलाता पाया गया है। ओह, मैंने गहरी दिलचस्पी लेते हुए इस्तफसार किया। कौन है वो और कहाँ का रहने वाला है? मेरी मालूमात के मुताबिक उसका ताल्लुक कादराबाद से तो नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, वो अस्पात में गर्दन हिलाते हुए बोला। इसका नाम जमशेद उर्फ भोला पता चला है और वो फैजपुरा का रहने वाला है। भोला के नाम पर मैं चौंक उठा। रज्जो के ट्रंक में से मुझे जो मोहब्बतनामा मिला था वो भी किसी भोले ही ने तहरीर किया था। गोया इस केस की कड़ियाँ एक दूसरे से मिल रही थीं। मैंने खादिम हुसैन से पूछा, क्या तुम्हारी भोला से कोई बात हुई है? तुम्हें इसके बारे में ये सब कुछ कैसे पता चला? जनाब, ये सारी मालूमात मुझे याकूब से हासिल हुई हैं। उसने करीब खड़े याकूब मोची की जानिब इशारा करते हुए बताया।
अभी थोड़ी देर पहले वो नौजवान मुझे दोबारा दिखाई दिया। इत्तेफाक से इस वक्त याकूब इधर से गुजर रहा था। मैंने याकूब से उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो भोले को अच्छी तरह जानता है और उसका ताल्लुक फैजपुरा से है। अब वो नौजवान किधर है? मैंने गिरदोनवा में निगाह दौड़ाते हुए पूछा। पता नहीं जनाब, वो भी मुतलाशी नजर से इधर उधर देखने लगा। पता नहीं है तो पता करो, मैंने दहकमान अंदाज में कहा। याकूब को अपने साथ रखो, भोला जहां भी मिले इसे पकड़कर थाने ले आओ। अगर वो कादराबाद में नजर ना आए तो फैजपुरा जाओ। मुझे शाम से पहले भोला अपनी नजर के सामने थाने में चाहिए। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए पूछा, तो मेरी बात समझ रहे हो ना खादिम हुसैन? जी बड़ी चंगी तरह समझ गया हूँ, वो सर को असबाती जुम्बिश देते हुए बोला। आप बेफिक्र होकर थाने जाएं, मैं खाली हाथ वापस नहीं आऊँगा इंशाअल्लाह। मैं टांगे में बैठकर थाने आ गया। थाने पहुंचकर मैंने सबसे पहला काम ये किया कि रज्जो के ट्रंक से मिलने वाली शीशी को लेबोरेटरी टेस्ट के लिए अस्पताल भिजवा दिया। इसके बाद मैं ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गौर करने लगा। मैंने यूसुफ माची से जितनी भी गुफ्तगू की थी, इसके दौरान में इसकी बीवी जीरा वहाँ मौजूद नहीं थी। वो घर में आने वाली औरतों के साथ मसरूफ रही थी। मुझे यकीन था कि मौका मिलते ही यूसुफ अपनी बीवी को पोस्टमार्टम की सनसनीखेज रिपोर्ट से ज़रूर आगाह करता। हालांकि मैंने उसे ताकीद की थी कि अभी अपनी बीवी को भी इस बारे में कुछ न बताए, लेकिन जब हालात इंसान को अंदर बाहर से तोड़ कर रख देते हैं तो वो ज़बान खोलने पर मजबूर हो जाता है। अब तक की तहकीक के मुताबिक यूसुफ और जीरा रज्जो की मौत के सबब से वाकिफ नहीं थे और ना ही इस सिलसिले में इनका कोई हाथ दिखाई देता था। लेकिन मैं वसूख से नहीं कह सकता था कि इस जैसी सूरत हाल नज़र आ रही है, हकीकत हाल भी वैसी ही होगी। मुझे उम्मीद थी कि भोले के हत्थे चढ़ जाने के बाद मज़ीद नए इंकिशाफात सामने आएंगे। एक बात है कि मुझे रह रहकर यूसुफ माची पर तरस आ रहा था। इसकी कैफियत से लाचारी और बेबसी का इजहार होता था। इस नौयत के हालात में एक गैरतमंद बाप के एहसासात ऐसे ही हुआ करते हैं। इसके अल्फाज मेरे दिमाग में चकरा रहे थे। यकीनन मैं इसका बुरा नहीं चाहता था, इसलिए मैंने इसकी इज्जत का ख्याल रखने का वादा कर लिया था। शाम से पहले खादिम हुसैन ने अपना वादा पूरा कर दिखाया। जमशेद उर्फ भोला इस वक्त मेरे सामने खड़ा था। मैं चंद लम्हात तक कड़े तेवरों से उसे घूरता रहा। फिर 1 मिनट ज़ाया किए बगैर मैंने नहायत ही मुख्तसर अल्फाज में उसे बताया कि इसे यहाँ क्यों लाया गया है। थाने के माहौल से पहली मरतबा उसका वास्ता पड़ा था। वो खासा दहशतज़दा दिखाई देता था। इस पर मज़ीद मेरा अंदाज भी उसे खासा खूंखार लग रहा था, लिहाजा वो कोई मज़ाहमत न कर सका और उसने किसी तफ्तीशी मुश्किल से गुजरे बगैर ज़बान खोल दी। भोले के बयान के मुताबिक वो रज्जो से मोहब्बत करता था। उसने इस खत को तहरीर करने का इकरार भी कर लिया जो मुझे रज्जो की ट्रंक से मिला था, लेकिन भोले का कहना यह था कि रज्जो ने कभी इसकी हौसला अफजाई नहीं की थी। भोले को शक था कि वो किसी और को चाहती थी। जब भोले को रज्जो की मौत का पता चला तो वो खुद पर काबू न रख सका और कादराबाद आकर यूसुफ माची के घर के करीब मंडलाने लगा। मैंने बहुत कुरेद कर भोले से पूछा कि रज्जो किसको चाहती थी, तो वो मेरे सवाल का दो टोक जवाब न दे सका। अलावा इसी वो रज्जो की मौत के 2 असबाब जहर खानी और उम्मीद से होना के बारे में भी कुछ नहीं जानता था। उसने कसम खाकर मुझे बताया कि वो रज्जो से कभी तन्हाई में नहीं मिला था। मैंने भोले से तमाम सवालात इस अम्र का ख्याल रखते हुए किए थे कि इसे जरा सा भी शक न हो और रज्जो मौत को गले लगाने से पहले किन हालात से गुजरी थी। भोले को मैंने ये नहीं बताया था कि अपनी मौत के वक्त रज्जो 2 माह के हमल से थी। भोला से इब्तिदाई सवालात से ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि रज्जो ने कभी इसे अपनी तन्हाई में वक्त गुजारने का मौका नहीं दिया था। इस लिहाज से भोला एक गैर मुतालिक एकतरफा मोहब्बत में मुब्तला एक आशिक के नामुराद शख्स था। लिहाजा रज्जो के राज को इस पर अफशा करना मुनासिब नहीं था, क्योंकि मैं यूसुफ माची से उसकी इज्जत की हिफाजत करने का अहद कर चुका था। ताहम मेरा जहन मंतकी अंदाज में इस मुतल्लिका शख्स की तलाश में था जो बड़ी आसानी से रज्जो की तन्हाई में वक्त गुजार चुका था। ज़रूरी तफ्तीश के बाद मैंने भोले को जाने की इजाज़त दे दी। इसके साथ ही ये ताकीद भी कर दी कि वो थाने में इतला दिए बगैर अपने इलाके से बाहर कहीं नहीं जाएगा। उसने मेरे हुक्म की तामील करने का वादा किया था। आइंदा रोज़ अस्पताल से शीशी में पाए जाने वाले सफ़ेद इमाइल सफूफ की लेबोरेटरी रिपोर्ट आ गई।
مذکورہ رپورٹ کے مطابق رجو کے معدے اور خون میں جو زہر پایا گیا تھا وہ یہی سفور تھا۔ کیمیکل تجزیے کے مطابق یہ دراصل چوہے مار دوائی تھی جس کی بھاری مقدار رجو کے معدے میں چلی گئی تھی جو اس کی موت کا سبب بنی۔ رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اگر چوہے مار دوا کھانے کے بعد رجو خود کو پھانسی پر نہ لٹکاتی اور بروقت اسے اسپتال لے آیا جاتا تو معدہ صاف کر کے اس کی جان بچائی جا سکتی تھی، لیکن جب انسان اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہے تو پھر یہ سارے اگر مگر بے سود ہو کر رہ جاتے ہیں۔ رجو کی تدفین کے 2 روز بعد میں نے یوسف ماچی اور اس کی بیوی کو تھانے بلا لیا۔ رسمی کلمات کے بعد میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یوسف، رجو جن حالات سے گزر کر اس دنیا سے چلی گئی وہ راز صرف ہم تینوں کے بیچ ہے۔ فیض پورہ اور قادر آباد میں بسنے والا کوئی شخص اس راز سے واقف نہیں اور میرا تم لوگوں سے یہ وعدہ ہے، اس راز کا کبھی کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کیونکہ میں نے تم لوگوں کی عزت کی حفاظت کا عہد کیا ہے۔ آپ کا یہ احسان ہم زندگی بھر یاد رکھیں گے تھانے دار صاحب، یوسف نے گلوگیر آواز میں کہا۔ جیرا بولی، آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، تم مجھ سے الفاظ ادھار لے لو، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ وہ دونوں چونک کر مجھے دیکھنے لگے اور بیک زبان بولے، کیا مطلب جناب؟ مطلب یہ کہ اگر تم لوگ میرے ایک سوال کا بالکل صحیح اور سیدھا جواب دے دو تو اس احسان کا بدلہ چکا سکتے ہو۔ میں تم لوگوں کی عزت کا خیال کر کے ہی کہہ رہا ہوں، میں تم لوگوں کے منہ سے سچائی سن کر ساری زندگی اس سلسلے میں اپنی زبان بند رکھوں گا۔ کون سا سوال جناب؟ یوسف نے پوچھا۔ رجو کو چوہے مار دوائیں کس نے کھلائی تھیں؟ میں نے اس سے سرسراتی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ چوہے مار دوا؟ یوسف کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں یوسف، مجھے رجو کے ٹرنک سے جو شیشی ملی تھی اس کے اندر چوہے مار دوا بھری ہوئی تھی، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ یہ ٹھیک ہے کہ رجو نے پھانسی لگا کر اپنی جان دی ہے لیکن چھت سے لٹکنے سے پہلے اس کے معدے میں چوہے مار دوا کی وافر مقدار پہنچائی جا چکی تھی۔ میں تو اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھانے دار صاحب، یوسف نے بے حد پریشانی سے کہا۔ جیرا کی گونجدار آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میں جانتی ہوں، سب کچھ جانتی ہوں، وہ چوہے مار دوا میں نے رجو کو کھلائی تھی کیونکہ میں اس کے کالے کرتوتوں سے واقف ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہماری جگ ہسائی ہوتی میں نے رجو کی جان لینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اسی رات رجو نے خودکشی کرنا تھی۔ اگر مجھے اس کے ارادے کا علم ہو جاتا تو میں اپنا فیصلہ بدل دیتی، لیکن ہوتا وہی ہے جو قدرت کو منظور ہوتا ہے۔ اپنی بات ختم کر کے وہ سسک سسک کر رونے لگی۔ جب اس کی حالت سنبھلی تو میں نے ان میاں بیوی کو جانے کی اجازت دے دی۔ رخصت ہونے سے قبل اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ تھوڑی سی دوا شیشی میں چھوڑ کر اس نے وہ شیشی رجو کے ٹرنک میں رکھ دی تھی تاکہ یہ رجو کی خودکشی کا واقعہ نظر آئے۔ میں نے جیرا سے اس شخص کے بارے میں ایک بھی سوال نہیں کیا جس کے ساتھ رجو ملوث رہی تھی۔ اب اس سوال جواب کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ گلے مردے اکھاڑنے سے رجو کی عزت کا جنازہ نکل جاتا اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا کیونکہ قدرت پردے کو پسند فرماتی ہے۔ انسان کی معمولی سی لغزش بعض اوقات ایسے گل کھلاتی ہے کہ جن کی بازگشت بہت دیر تک اور بہت دور تک سنائی دیتی ہے۔ رجو اپنی زندگی سے گئی۔ جیرا اور یوسف ماچی ایک بار پھر بے اولاد ہو گئے۔